चलो आओ मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। मुस्लिम मेंटेनेंस हम कर चुके हैं, सिंपल है, फॉलो करो डायरेक्ट। हाँ जी, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट। देखो जब हम हिंदू मेंटेनेंस की बात करते हैं, सेक्शन 24 मेरा तो पुराना 23 है, मेरा तो 23 पेज नंबर पूछ, ठीक है ना। देखो जब हम हिंदू मेंटेनेंस की बात करेंगे तो सिर्फ वाइफ वाइफ मेंटेनेंस नहीं लेती, यहाँ पे हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले रहा है, ठीक है जी। पेरेंट्स भी मेंटेनेंस ले रहे हैं, ठीक है जी, बच्चे भी मेंटेनेंस ले रहे हैं। और या तो इंक्लूडिंग इनको करके या फिर इनसे अलग डिपेंडेंट्स हैं जो मेंटेनेंस ले रहे हैं। डिपेंडेंट्स कैसे, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली है, हुआ क्या कि ताऊ जी की डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो क्या भतीजों को कौन पाल रहा है, चाचा पाल रहा है, अब वही बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उनकी यानी वो क्या है, एक तरीके के डिपेंडेंट्स है, सिंपल, उनकी मेंटेनेंस की बात होती है। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जिस मेंटेनेंस की बात करेंगे, मैं एम लिख देता हूँ, सिंपल एम की बात करेंगे, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, ठीक हो गया। हम्म, हाँ लॉ में तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलो जी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके अंदर हम बेसिकली हस्बैंड को छोड़कर बाकी सभी, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर डिपेंडेंट हो, सभी की मेंटेनेंस की बात करेंगे, ठीक होगा। ये मेंटेनेंस निपटाने के बाद फिर हम अडॉप्शन निपटाएंगे, अडॉप्शन के बाद हम फिर गार्जियनशिप निपटाएंगे, ठीक है ना। आज ये 3 टॉपिक निपटाएंगे, काफी बड़े टॉपिक हैं, ठीक है ना, बहुत कंसाइज और स्पीडली निपटाएंगे हम इसको, 1 2 3। चलो जी आओ, सेक्शन 24 इसमें खोलू क्या। आओ, ठीक है। और मेंटेनेंस पेंडेंट लिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। मेंटेनेंस पेंडेंट लिट का क्या मतलब होता है, जब तक आपका केस चल रहा है, ठीक है ना, इस बेर एक्ट के अंदर किसी भी रेमेडी के लिए केस चल रहा है, जब तक केस की ड्यूरेशन चलेगी तब तक के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान बना दिया गया है, ठीक है ना। चलो जरा एक बार पढ़ते हैं। जहां पर इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में जो इस एक्ट के अंदर लाई गई है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट के सामने ऐसा अपीयर होता है कि इधर या तो वाइफ या फिर हस्बैंड, अंडरलाइन करो बोथ, एज द केस में भी जो भी केस हो, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम, उनकी कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है। अगर वाइफ ने केस डाला है तो वाइफ की कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, अगर हस्बैंड ने केस डाला है तो हस्बैंड की कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, जो कि सफिशिएंट हो फॉर हर और हिज, उसके सपोर्ट के लिए और उसके जो नेसेसरी खर्चे हैं, अंडरलाइन नेसेसरी खर्चे, उसकी आयाशों के खर्चे नहीं। ऑर्डर
द रिस्पोंडेंट, अब किसको, दूसरी पार्टी को, रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर देगी कि वो पे करे क्या, किसको, पटिशनर को, एक्सपेंसेस, खर्चे ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इस केस के खर्चे, अंडरलाइन करो नंबर 1 प्रोसीडिंग को अंडरलाइन करके, एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और मंथली हर महीने जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब तक ये प्रोसीडिंग्स चलेगी तब तक, दो नंबर 2 लिख लेना इसके ऊपर, मंथली के ऊपर, सच सम, वो वाला पैसा, एज हैविंग रिगार्ड टू द पटिशनर ओन इनकम, जो पटिशनर की खुद की इनकम को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया गया है, और प्लस साथ में इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट की कितनी इनकम हो उस चीज को ध्यान में रखकर फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल, और जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगे उतना कोर्ट उसका महीने का खर्चा बांध दे। ये क्या है, मेंटेनेंस पेंडेंट लिट, ठीक है ना, पेंडेंट मतलब पेंडिंग, लिट मतलब लिटिगेशन, मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, ठीक हो गया। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट, ये जो एप्लीकेशन है किसकी, पेमेंट की, किसकी, खर्चों की, ऑफ द प्रोसीडिंग, एंड वो मंथली वाला जो पैसा है ऑफ द प्रोसीडिंग, शेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज, अंडरलाइन विद इन 60 डेज, अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, अंडरलाइन करो ऑन द वाइफ या फिर हस्बैंड, जो भी केस हो। यानी अगर एप्लीकेशन लग गई सेक्शन 24 की तो 60 दिन के अंदर अंदर निपटानी होगी कोर्ट को, 2 महीने के अंदर अंदर, वाइफ है तो वाइफ, हस्बैंड है तो हस्बैंड, उसको मेंटेनेंस मिलने लग जाएगा। निपटानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो देखो, ये तो एंटायर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, केस के खर्चे और प्लस मंथली, जब तक केस चलेगा तब तक उसको खर्चे की बात, उसकी बात होगी, ठीक हो गया। इसमें तो रैंडमली बांध देते हैं, ये ठीक है ना, देखिए सैलरी के हिसाब से करते हैं। नहीं लिखा तो है, सैलरी का ध्यान रखना पड़ेगा। और केस खत्म होने के बाद केस खत्म होने के बाद सेक्शन 25, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, ये है परमानेंट एलिमनी, जिसमें से मंथली बेसिस पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन, कोई भी कोर्ट जो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है इस एक्ट के अंतर्गत, में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ एनी डिक्री, वो कोई भी डिक्री पास करते समय, और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, या फिर उसके बाद, डिक्री पास करते समय या उसके बाद, ठीक हो गया। ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, ठीक है ना, जब कभी भी एप्लीकेशन बनाई जाएगी इस काम के लिए, फॉर द पर्पज बाय ईदर वाइफ या फिर हस्बैंड के द्वारा, एज द केस में भी जो भी केस हो, ऑर्डर कर देगी कोर्ट के, रिस्पोंडेंट जो है शेल पे द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को पे करेगा उसके मेंटेनेंस के लिए और उसको सपोर्ट के लिए, सच ग्रोस सम, वो वाला लम सम अमाउंट, और सच मंथली और पीरियोडिकल सम, या तो महीनों के हिसाब से या फिर बेसिकली पीरियोडिकल, जो भी पीरियड कोर्ट फिक्स करेगी भाई, 6 माही, 1 साल, तिमाही, ठीक है ना, सम फॉर नॉट ए टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ, हाँ लेकिन लाइफ से ज्यादा का नहीं, ठीक है जी, ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की, एज हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पोंडेंट्स ओन इनकम, रिस्पोंडेंट की अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, इफ एनी, यदि ऐसी कोई है, द इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, यस, जिस एप्लीकेंट ने ये एप्लीकेशन लगाई है 25 की मेंटेनेंस के लिए, तो उसकी भी प्रॉपर्टी और इनकम को ध्यान में रखा जाएगा। द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टी के कंडक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा, एंड सच अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, और जितने भी अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रहे उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इट में सीम्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट, कोर्ट के हिसाब से जो जस्ट हो, फेयर हो, एंड एनी सच पेमेंट में बी सिक्योर्ड, और एक पेमेंट सिक्योर करी जा सके, इफ नेसेसरी, यदि ऐसा जरूरी है, बाय अ चार्ज, चार्ज लगाकर, अंडरलाइन, चार्ज के जैसे होती है इसकी वाई, ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है जी, सिंपल। ध्यान रखना सेक्शन 24 के अंदर एंटायरिम मेंटेनेंस मिल रहा है, जब तक केस चलेगा तब तक मिल रहा है, ठीक है जी। परमानेंट मेंटेनेंस चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, ठीक है ना, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिल रहा है, ठीक है जी। चलो आगे आगे, नंबर 2, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाई हो जाए दैट देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, के कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, ईदर पार्टी, किसी एक पार्टी के या दोनों में से किसी एक पार्टी के, एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज मेड एन ऑर्डर, कब, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसके बाद, अंडर सबसेक्शन वन के अंतर्गत, इट मे एट द इंस्टांस ऑफ ईदर पार्टी, वो किसी भी पार्टी के इंस्टांस पर, यानी कोई भी पार्टी ऐसी एप्लीकेशन लगा सकती है,
वेरी कर सकती है कोर्ट, मॉडिफाई कर सकती है और रिसाइंड यानी रद्द भी कर सकती है कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर इन सच मैनर द कोर्ट में डीम्स जस्ट, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगे कोर्ट उसको वैसे ही डिसाइड कर सकती है। ठीक है ना। लेट्स से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया क्या कि भैया मेंटेनेंस दे दीजिए, तब तक वाइफ की नौकरी नहीं थी। ऑर्डर करने के बाद मेंटेनेंस के ठीक है जी, 2-4 महीनों के बाद वाइफ की जॉब लग जाती है। हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड तो अभी भी 30-40 रुपए जो है मेंटेनेंस का दे रहा है पर महीने उसको, ठीक है। कोर्ट क्या करता है, सॉरी हस्बैंड क्या करता है, उसी कोर्ट के अंदर जिसने ऐसा ऑर्डर दिया था कि आप मेंटेन कीजिए, उसी कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगा देगा, देखो जी अब सर्कमस्टांस चेंज हो गए, वाइफ जो पहले इंडिपेंडेंट थी, ठीक है ना, अब वो डिपेंडेंट, सॉरी पहले डिपेंडेंट थी अब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, ठीक है ना, अब तो वो कमाती है, ठीक है जी। अच्छा मेरे से भी ज्यादा सैलरी है, मेरी सैलरी तो टोटली जी 50,000 रुपए है, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो मेरे ऊपर जो आपने ऑर्डर लगाया है ना जी उसको तो खत्म कर दो आप, मैं अब मेंटेन नहीं करूंगा। ठीक हो गया ना। अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट कर देगी, रद्द कर देगी, रिसाइंड एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना। कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, लेट्स से वाइफ की सैलरी जो है 50,000 ही है, तो फिर क्या करेगी, अब हस्बैंड को 40,000 रुपए देने के लिए बाउंड नहीं करेगा कोर्ट। कोर्ट हस्बैंड को क्या कर देगा, भाई तो अब आज से 10,000 रुपए दे, लेकिन मेंटेन तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया, वेरी या फिर चेंज कर देगी, छोटा मोटा और कोई चेंज कर देगी। कोर्ट को ठीक लगना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 3, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि कोई पार्टी जिसके फेवर में कोई ऑर्डर कर दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत उसने रीमैरिज कर ली है, अंडरलाइन, ठीक है जी, या अंडरलाइन, रीमैरिज को अंडरलाइन करके नंबर 1 लगा लो, या और इफ सच पार्टी इज द वाइफ, और यदि यह पार्टी जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ मेंटेनेंस का, दैट शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, कि वो पवित्र नहीं रही, अंडरलाइन चेस्ट, नंबर 2 लगाओ। और इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड, और अगर यह पार्टी जिसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो वो हस्बैंड है, दैट ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड वेडलॉक, तो वैवाहिक बंधन के बाहर उसने किसी महिला के साथ जो है संभोग किया है, नंबर 3 आउटसाइड वेडलॉक के ऊपर, इट मे एट द इंस्टांस ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के इंस्टांस पर वेरी मॉडिफाई रिसाइंड कर सकती है कोर्ट, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो। ठीक है ना। मेंटेनेंस ऐसी वाइफ को क्यों किया जाए जो पाक पवित्र है ही नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। अब सीधी सिंपल सी बात है, एक एक वाइफ झगड़ के बैठी हुई है, ठीक है जी, अपने घर पे बैठी हुई है, ठीक है जी, मेंटेनेंस ले रही है हस्बैंड से, उधर से वाइफ ने क्या करा, दूसरी शादी रचा ली, जो अब ये जो नया हस्बैंड है उस वाइफ का वो मेंटेन करेगा ना, पुराना थोड़ी ना मेंटेन करेगा। ठीक हो गया। अगर कोर्ट को पता लग गया कोर्ट रिसाइंड कर देगी, रद्द कर देगी, सिंपल। चलो एक बार सेक्शन लेजिटिमेसी का छोड़ दो इसको, मेंटेनेंस के विषय में नहीं। आओ जी, इसी बेर एक्ट के अंदर आपका लास्ट एक्ट है द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, मेरा पेज नंबर 61 है। हाँ जी, पेज नंबर मेरा 61 है। इस एक्ट के ऊपर सेक्शन 18 पे आ जाओ। चैप्टर 3 लिखा होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक होगा। वो देना, मेरा तो पुराना है ना, उसके हिसाब से देख लो, मैं यूं नहीं करेगा तुम्हारे पेज नंबर 68 है, पेजों की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। मेंटेनेंस लिखा होगा, सेक्शन 18। हम मेंटेनेंस के विषय में बात कर रहे हैं, हिंदू मेंटेनेंस। आओ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, subject to the provisions of this section, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, इस एक्ट से पहले से मैरिड हो या बाद में मैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू वाइफ होना चाहिए, बस इस बात का फर्क पड़ता है। shall be entitled, एंटाइटल है टू बी नॉमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, के वो सॉरी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड, क्यों मेंटेन करी जाए अपने पति के द्वारा, अंडरलाइन बाय हर हस्बैंड, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा रहेगी। अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल टू लिव सेपरेटली, अंडरलाइन शैल बी, अंडरलाइन एंटाइटल टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड, सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 18, 18 का 2। अच्छा ये हो अच्छा स्क्रीन पे रह गया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा ही बेरट खोलना पड़ेगा मेरे को ना।
नहीं नहीं, जितनी भी मेंटेनेंस है वो सारी पड़ेंगी। हाँ, मेंटेनेंस क्योंकि अडॉप्शन ही पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। एक एक्ट और इससे पहले गार्जियनशिप, वो भी पढ़ेंगे, पूरे ही पढ़ेंगे। हाँ है, गार्जियनशिप है, अभी तो खोल के देखा हमने कुछ, ये रहा गार्जियनशिप। एक्नोलेजमेंट में मेरे ख्याल गार्जियनशिप की एक्नोलेजमेंट है, कैसे पता लगे कौन सा गार्जियन है? तो एक्नोलेज करवाएंगे, डी फैक्टो गार्जियन, डी ज्यूर गार्जियन, यही है। वो बाय फैक्ट होता है, कोर्ट के द्वारा। चलो नंबर टू, एक हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल कि वो अलग रह सकती है अपने हस्बैंड से विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस, बिना अपने मेंटेनेंस के क्लेम को, बिना अपने मेंटेनेंस के राइट को खत्म किए। यदि ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, अगर पति जिम्मेदार है किसका, कि उसने उसको त्याग दिया था, डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया था। दैट इज टू से, कहने का मतलब अबेंडन, त्याग करना, छोड़ देना, हर विदाउट एन रीजनेबल कोज, बिना किसी कारण के, एंड विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी सहमति के, और अगेंस्ट हर विल, या फिर उसकी मर्जी के खिलाफ, और ऑफ विलफुल नेग्लेक्टिंग हर, या फिर उसको विलफुल वो नेग्लेक्ट करता रहा। ये सारी की सारी डेजर्शन डेजर्शन की ग्रामेटिकल वेरिएशंस भी सारी की सारी डालती है, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर क्या करेगी, वाइफ के पास एक अख्तियार आ जाएगा कि वो हस्बैंड से अलग भी रहे और साथ साथ उससे मेंटेनेंस भी ले। बी, इफ ही हैज ट्रीटेड हर विद सच क्रूएलिटी, यदि उसके पति ने उसको ट्रीट किया है क्रूएलिटी से, एज टू कोज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन, जिस कारण से एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल शक आ जाए उसके माइंड में, लड़की के माइंड में, दैट इट विल बी हार्मफुल, कि भैया बहुत ही हार्मफुल और खतरनाक, इंजूरियस, चोट करने वाला होगा, टू लिव विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ रहना, तो बेटर रहेगा कि मैं अलग रह के मेंटेनेंस क्लेम करूं। डी, और क्या कारण है, इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, अगर उसने दूसरी शादी कर ली हो, दूसरी वाइफ लिविंग हो, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना है कि सारी की सारी वाइफ की कंडीशन ऐसी हो कि वो अपने हस्बैंड से इस ग्राउंड के ऊपर जो है डिवोर्स ले लें। नहीं है भैया, एक लड़की की हालत वो डिवोर्स नहीं ले सकती, तो क्या है, अब वो मेंटेनेंस लेगी उससे। हस्बैंड फिर कोर्ट में जाके ये भी नहीं कह सकता कि इसको बोलो कि घर घर आ जाए, घर पे आएगी तो मैं मेंटेन कर दूंगा, बाहर रहेगी तो मेंटेन नहीं करूंगा। कोर्ट बोलेगी चुपचाप मेंटेन कर। लो ऐसा कहता है कि इस परिस्थितियों में ये अलग भी रह सकती है और मेंटेनेंस भी ले सकती है। इफ ही कीप्स ए कॉन्क्यूबाइन, अगर वो घर पे रखेल रखता है, इन द सेम हाउस, उसी हाउस के अंदर जिसके अंदर वाइफ जो है रहती है और हैबिचुअली रिजाइड करती है, विद अ कॉन्क्यूबिन एल्सवेयर, ठीक है जी, या फिर वो किसी रखेल के साथ कहीं और रहता हो। इफ ही हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, या फिर उसके हस्बैंड ने क्या कर लिया, अब वो हिंदू नहीं रहा, उसने बेसिकली कन्वर्जन कर लिया और दूसरे रिलीजन में चला गया है। इफ देर इज एनी अदर कोज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, ठीक है जी, अगर कोई दूसरा कोज है जिससे जस्टिफाई हो जाए कि वो लिव, वो अलग रह रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण ये कारण हो सकता है, मान लो जो पत्नी है वो हार्डकोर सफाई पसंद, हार्डकोर पूजा पाठी, ठीक है जी, और उसका हस्बैंड कैसा है, वो मांस को पकाने में देता, वो सोचता है कि मैं इसको कच्चा ही खा जाऊं गुड़का भर के, ठीक है ना। भाई नहीं रह सकती मैं उसके साथ, ठीक है, रीजनेबल कोज है, हाँ रीजनेबल कोज। इधर अक्षय है जी, मैं नहीं रह सकती, मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, ठीक है जी, प्याज लहसुन तो चलो ठीक है, मैं तो वो अपने हाथ से काट देती हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, रोज वो बड़ी बड़ी टांगे उठा के ले आता है, ले बेगम बना दे, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करती, मैं अलग रहती हूँ, ठीक है ना। चलो सर जैसे हाँ, ये जो हस्बैंड है ये दूसरी शादी कर ली फिर भी मेंटेनेंस देगा? बिल्कुल देगा, हस्बैंड तो देगा ना, हस्बैंड ने करा है ना मैं दूसरी शादी, वाइफ ने तो नहीं करी ना। मेंटेनेंस वाइफ को मिलेगी, हस्बैंड को नहीं मिलेगी। नंबर थ्री, एक हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस, एक हिंदू वाइफ के पास राइट नहीं है कि वो अलग रेजिडेंस, अलग घर में रहे और मेंटेनेंस ले फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से, यदि शी इज अनचेस्ट, अगर वो पवित्र नहीं है, अगर वो अपवित्र है, और सीज टू बी हिंदू, और उस लड़की ने, अब वो हिंदू नहीं रही है, उसने कन्वर्ट कर लिया है एनी अदर रिलीजन के अंदर। अब उसको सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। 19, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, यस, किसका मेंटेनेंस है, विडोड डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं हिंदी में, पुत्र वधु, बहु तो पत्नी को भी बोल देते हैं,
हाँ वो मतलब उसको भी तो बोलते हैं औरत पत्नी को। को बहू बोलते हैं, ठीक है ना। और मेरे वो ससुर को भी तो वो बोलते हैं। बेटा एग्जैक्ट लिखोगे ना, पेपर में एग्जैक्ट लिखोगे या मिलता जुलता लिखोगे। पुत्रवधू होता है। अपनी वाइफ को, आपका हस्बैंड आपको क्या कहता है? वो बहू कह सकता है आपको कि मेरी बहू है ना। घर कुण में ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ कौन है भाई, ये फलाने की बहू है भाई। उनका भी कहते भाई उनकी बहू है यार, उनके घर में बहू है, ठीक है। बहू एक जनरल वर्ड है बेटा, ठीक है ना, शब्द ज्ञान। चलो, पुत्रवधू, पुत्रवधू की मेंटेनेंस की बात हो रही है सेक्शन 19 के अंदर। एक हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले शादी हुई हो या फिर बाद में शादी हुई, शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपनी पति की मृत्यु के बाद वो एंटाइटल है कि अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ठीक है जी, परंतु यह कब होगा? जब वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हो, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हो, आउट ऑफ हर ओन अर्निंग, अपनी खुद की कमाई से, और अदर प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी से, और वेयर शी हैज नो प्रॉपर्टी, अगर उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं उस लेडी के पास उसके नाम पे, ऑन हर नेम, इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, वह भी अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस रहेगी यदि फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर फादर, ऑफ हर मदर, वो जो है मेंटेन कर पा रही है अपने आप को, वो भी मेंटेनेंस नहीं दे पाई, ठीक है ना। या फिर फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी, और हिज और हर स्टेट, ठीक है ना, या तो अपने बेटा बेटी से मेंटेन हो रही हो अच्छे से, या फिर अपने बेटे बेटा बेटी की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस ले रही हो, ठीक है ना, वो खुद ही मेंटेन कर रहे हो, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। ध्यान रखना, किससे? अपने ससुर से। एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1, कोई भी ऑब्लिगेशन जो सबसेक्शन 1 के अंदर है, शैल नॉट बी एनफोर्सेबल, नहीं होगी, इफ द फादर इन लॉ, यदि ससुर हैज नॉट द मीन्स, उसके पास साधन ही नहीं है, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, फ्रॉम एनी कोपाशनरी प्रॉपर्टी, किससे? कोपाशनरी खानदानी प्रॉपर्टी से, इन हिज पोजेशन, जो उसके पोजेशन में है, आउट ऑफ विच, जिसमें से, डॉटर इन लॉ हैज नॉट ऑब्टेन एनी शेयर, जिसके अंदर डॉटर इन लॉ ने कोई भी शेयर ऑब्टेन नहीं किया है, एंड एनी सच ऑब्लिगेशन शैल सीज, और कोई भी ऑब्लिगेशन रहेगी वो सीज हो जाएगी ऑन द रीमैरिज, अगर डॉटर इन लॉ ने, बहू ने अगर दूसरी शादी कर ली तो अब ससुर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिंपल, पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी की सबसे पहले, ठीक हो गया। चलो जी, आओ नंबर 20, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट, सेक्शन 20 में कौन कौन मेंटेनेंस ले रहा है? बच्चे और बूढ़े माँ बाप। Subject to the provision of this section, a Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his her legitimate or illegitimate children, underline legitimate बच्चे चाहे illegitimate बच्चे, कोई भी हिंदू है, ठीक है ना, वो अपनी खुद की लाइफ, यानी चाहे मम्मी चाहे पापा, वो अपने चाहे जायज बच्चे चाहे नाजायज बच्चे, ठीक है ना, हलाल बच्चे हराम बच्चे, हिंदुओं के बस, ठीक है ना, वो मेंटेन करेगा, बाउंड है वो। कहाँ गया हाँ, एंड हिज हर एज्ड और इनफिम पेरेंट, और अपने एज्ड बूढ़े, इनफिम कमजोर, ठीक है ना, बूढ़े और कमजोर माँ बाप को भी मेंटेन करेगा। 20 दो, एक लेजिटिमेट, हाँ चिल्ड्रन रहेंगे वो, ना 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 ना, 18 साल तक जैसे चिल्ड्रन 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 नहीं रहेंगे ना, 18 पे तो मेजर बोलेंगे, चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे उसको। हाँ वो इमोशन की बात अलग है, ले भाई जो है ना, माँ बाप के लिए बच्चे कितने बड़े हो जाए लेकिन उनके तो बच्चे, वो चीज अलग है, लेकिन लो लिख रहा है, लो के अपने कोई बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन अपने आप में माइनर है, सिंपल। 18 साल के को क्या बोलेंगे, लो क्या बोलेगा 18 साल के किसी को? मेजर बोलेगा उसको, चिल्ड्रन नहीं बोलेगा। 18 साल का हो गया, मेजर बोलेगा लो उसको, लो की नजर में मेजर है वो, लो की नजर में बच्चा नहीं है। नीचे तक मेंटेन करेगा बस 18 से नीचे तक। चिल्ड्रन को, हाँ जनरल क्लोज एक्ट में, जनरल क्लोज एक्ट के अंदर जाके देखोगे आप, बीएनएस की मत देखो क्योंकि उसके अंदर तो क्रिमिनल लायबिलिटी, यहाँ पे तो मेंटेनेंस सिविल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। जनरल क्लोज एक्ट के अंदर यदि चिल्ड्रन की डेफिनेशन है, हाँ अगर चिल्ड्रन की डेफिनेशन है तो ठीक है,
वरना कोई बात नहीं। ये ध्यान रखना। फिर सिंपल कॉमन सेंस की बात कर देंगे। 18 साल का मेजर, 18 साल से नीचे माइनर, ठीक है ना। इन्होंने चिल्ड्रन बोला है। और एज पेरेंट्स को 60 साल के बाद। एज्ड इनफिर्म पेरेंट्स, ठीक है ना, जिस उम्र में वो बुजुर्ग माँ बाप जो कमजोर हो जाए, इन्फार्म हो जाए, ठीक है। वो बड़ी एज भी हो सकती है, ठीक है ना, वो 50 की भी हो सकती है, 60 की भी हो सकता है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। अगेन सिर्फ एज नहीं लिखा है, सीनियर सिटीजन नहीं लिखा है, तो आप 60 साल और 50 साल का कोई नहीं ले सकते। पेरेंट्स की बात हो रही है, पेरेंट तो 40 साल की उम्र बन सकता है, 30 साल की उम्र बन जाता है। इस एज कारण से, पेरेंट्स की हो रही है ना। हाँ, इस कारण से क्या कह रहे हैं, एज्ड प्लस इन्फॉर्म, ठीक होगा ना। तीन, दो पढ़ दिया क्या ना, दो रह गया। अलेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट बच्चा में क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपने हिज और हर फादर से और अपनी मदर से, सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर, जब तक वो चाइल्ड माइनर रहेगा। ये लिख दिया, सही होगा। The obligation of a person to maintain his or her aged or infirm parent, ये जो obligation है ना किसी भी बंदे की, वो मेंटेन करे अपने aged और infirm parent को, या वो एक डॉटर हु इज अनमेरिड, जो कि एक बच्ची है, अनमेरिड डॉटर है, बच्ची कहना गलत होगा, ठीक है ना, बेटी है बट वो अनमेरिड है। एक्सटेंड इन सो फार एज द पेरेंट और द अनमेरिड डॉटर एज द केस में बी इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। एक शर्त और लगा दी है कि एज्ड है, इनफिम पेरेंट है, कोई बात नहीं, अगर वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ है तो उनको मेंटेन करना। ऐसे ही बेटी की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर अनमेरिड है, जब तक मैरिड नहीं हो जाती जब तक कर रही है, क्योंकि मैरिड के बाद कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, कौन मेंटेन करेगा, हस्बैंड मेंटेन करेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर मान लो अनमेरिड डॉटर है, पढ़ी लिखी है, नौकरी पेशा कर रही है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। कब करेंगे उसको मेंटेन, जब वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हो, हर ओन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी, अपनी खुद की कमाई से या फिर उसकी दूसरी संपत्तियां उसके पास उससे। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन पेरेंट इंक्लूड्स अ चाइल्डलेस स्टेप मदर, स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। एक्सप्लेनेशन 20 के अंदर, सेक्शन 20 में नीचे सिंपल। चाइल्ड चाइल्डलेस स्टेप मदर को करो इंक्लूड। सवाल आ जाएगा, चाइल्ड के साथ स्टेप मदर है तो क्या स्टेप मदर को कर सकते हो, मेंटेन किया जा सकता है? नो, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, कोई लेडी है वो अपने बच्चों, यस, स्टेप मॉम को, हम्म, ना, हाँ, ये बना देता हूँ, ये वाइफ नंबर 1, ये वाइफ नंबर 2, ये खत्म होगी, इससे दो बच्चे हैं, सन और डॉटर। इसके बाद इसने दूसरी शादी कर ली, इससे दो बच्चे हैं, सन डॉटर। ये आपस में कैसे हैं, स्टेप स्टेप ब्रदर, स्टेप स्टेप सिस्टर, ठीक हो गया। ये देखो, ये जो है इनके लिए क्या है, स्टेप मदर, ठीक है ना, इनकी लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन किस चांस में, जब ये चाइल्डलेस होगी। अगर इससे खुद के अपने बच्चे हैं तो यहां से मेंटेनेंस लेगी, इनसे इनसे क्यों लेगी और ये क्यों देगी, ठीक हो गया ना, सिंपल। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, लेट से सारी की सारी, ये लो, ये चाइल्डलेस है, इसके बच्चे नहीं है, देखो जरा ध्यान से, इसके बच्चे नहीं है, ठीक है ना। बताओ इनसे मेंटेनेंस ले ले, दिमाग लगाओ, सिंपल यस नो। पिक्चर सेम टू सेम है, हस्बैंड है, वाइफ नंबर 1 मर चुकी है, वाइफ नंबर 2 जिंदा है, ठीक है ना, ठीक है जी। और इनके बच्चे हैं, पुरानी से ही बच्चे हैं, नई बीवी से इनको बच्चे नहीं है, ये मैंने काटा मार दिया, ठीक है। अब क्या है, ये जो है सौतेली माँ जो है, इनसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, इसने केस डाल दिया, बताओ दोगे यस नो, नो, क्या लगता है, ये भी क्यों, क्यों दोगे, एक घर में रहते हैं साथ में, हाँ ये जी, क्यों दो नहीं दोगे, बच्चे नहीं है। हस्बैंड रहा इसका, हस्बैंड भी ना हो तो। इस केस में कहा है, इसमें केस में तो हस्बैंड है, जबरदस्ती है क्या। जो चीज बेटा फैक्ट बताया जाता है ना उसको ध्यान में रखते हैं, हाइपोथिकेशन नहीं करते फालतू की।
ये जब बैठोगे ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो सवाल पढ़ोगे, सवाल लिखा कुछ और होगा, इमेजिन कुछ और करोगे, हर सवाल का जवाब गलत करोगे। हस्बैंड है इसमें, होना हो तो क्या मतलब है? हस्बैंड है तो वही करेगा। हस्बैंड है तो वही करेगा, आपने यही तो पढ़ा है। ये लो, ये लो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, हस्बैंड का फादर, ठीक हो गया। सेक्शन 18 में लिखा है कि फादर इन लॉ से ले सकती है डॉटर इन लॉ। इस केस के अंदर दोगे? क्या लगता है मुस्कान को, क्या लगता है सेक्शन 18 में? सेक्शन 18 जो अभी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ये जो सब्सिट्यूट चले गए हाँ, लोगे? तो हस्बैंड है तो क्यों लेगी? यस, हस्बैंड है तो हस्बैंड से लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, सेक्शन 18 की पहली लैंग्वेज लिखी हुई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस सेक्शन, अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर आफ्टर कमिशन ऑफ द सेक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पहले हस्बैंड, ये हस्बैंड नहीं है तो फादर इन लॉ है। डन। अगर पति है तो पति पति मेंटेन करेगा ना, बच्चों की सर होना, अपने सगे बच्चे हो तो उनके भी सर नहीं होना, पति है ना सर होने के लिए। सर कंपनी में सर वो करती है ना, कंपनी लोग में अभी वो चेंज कर रहा है या करेंगे। तो आने दो, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन आने दो अपना। और आईटी एक्ट में बदल दिया तो पुराना करेंगे नया करेंगे। वो तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में देखेंगे हम पहले, 2021 वाले में ठीक है ना। जैसे हम बीएनएस और आईपीसी के अंदर फर्क कर पा रहे हैं, ऐसे ही जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये भी कर रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, जो नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने पढ़े ही हैं उनके लिए दिक्कत है। जिन बच्चों ने सिर्फ यही पढ़े, नए पढ़े, उनके लिए अन्याय हो जाएगा, ठीक है ना। वो देखो भैया, हाँ, नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ऐसे तो ये कोई पुराना चार्टर पूछ लेंगे अंग्रेजी वाला। हाँ, कुछ भी पूछे, ऐसे ही यही तो है। आईएएस बना देंगे, इसका आईएएस का एग्जाम बना देंगे, कुछ भी पूछो। बिल्कुल चीज यही है ना कि जो एक कानून खत्म होगा उसको पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आओ जरा 21 पे आ जाओ। डिपेंडेंट्स डिफाइंड की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, डिपेंडेंट की को भी कोई आवश्यकता नहीं है, आ जाओ। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, चलो इसके लिए तो भैया पढ़ना पड़ेगा, अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आओ पहले सबसे पहले डिपेंडेंट देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। ये आपने कौन सा था, चैप्टर 3 था, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का, सिर्फ इस चैप्टर के यूज के लिए। डिपेंडेंट का मतलब है फॉलोइंग रिलेटिव, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये वाले रिश्तेदार। हिज हर फादर, किसके फॉलोइंग, फॉलोइंग कांगा कांगा रिलेटिव ऑफ ए डिसीज, किसी भी मृतक के फॉलोइंग रिश्तेदार डिपेंडेंट बन जाएंगे। हिंदू कानून के अंतर्गत एक आदमी मर के भी दूसरों को मेंटेन करता है अपनी इनकम से, अपनी प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, सही। वाइफ जो है मेंटेनेंस ले सकती है अपना, लेट से उसका हस्बैंड मर गया है, चलो मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये लो, हस्बैंड, हस्बैंड का फादर, ठीक है ना, फादर की वाइफ मर चुकी है, ठीक है ना, इसकी वाइफ, ये लो, हस्बैंड भी मर चुका है इसका, बताओ क्या ले ले फादर इन लॉ से? ले सकता है सर। यस, नो, नो, नहीं, सेक्शन 18 में ही ये लिखा हुआ है कि फादर इन लॉ कब करेगा, जब वो मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद को अपनी खुद की इनकम से, या फिर अपने पति की इनकम से, ठीक है जी, या फिर अपने बच्चों की इनकम से। मतलब इसके पास कुछ कमाई नहीं है, तब लेगी ससुर से। नहीं बेटा, अगर इसके पास कमाई है तो फिर मेंटेनेंस किससे लेगी, किसी से भी नहीं ले कमाई सकती। नहीं है। तो फिर वही तो बात है ना, इसके पास कमाई नहीं, तभी तो हम सेक्शन 18 में पढ़ रहे हैं, नहीं समझते ना तुम। मैंने ये बोला कि इसमें वाइफ के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। नहीं है इस केस में, इस एग्जांपल में भी कोई कमाई नहीं कर रही हस्बैंड है, भी नहीं है। हस्बैंड खत्म हो गया।
और तो फिर मेंटेन तो इसलिए फादर इन लॉ करेगा। नहीं, अभी आपने सेक्शन में पढ़ा कि ये है बेटा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से करेगी खुद को इनकम, खुद को मेंटेन। अच्छा इसके बाद भी सर ये फादर इन लॉ से बात नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से, कहीं और घूम रहे हो। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अच्छा उसके खुद के पेरेंट्स से भी पहले देखा जाएगा, हम्म, मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टी तब फादर इन लॉ पे बात फादर इन लॉ की तो बहुत बाद की ड्यूटी है। पहले उसके खुद के पति फिर बच्चे फिर खुद के माँ बाप। खुद के माँ बाप भी तो उसके, कहाँ से आई है वो? ए और बी इसका। अंडा तोड़ के थोड़ी ना बाहर आई है वो, उसके मम्मी पापा का पता ही नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है 18 का 2 क्या लिखा हुआ है, एक हिंदू वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड। अच्छा ये तो अलग हो गया। सर 19 का 19 का 2 है ये, सॉरी। एक है और हर फादर और ठीक है ना, मदर। अपने हस्बैंड के बाद बाय हर फादर इन लॉ प्रोवाइडेड, परंतु यह बता दिया जाता है और उस एक्सटेंट तक कि वो अनेबल रहेगी मेंटेन करने के लिए खुद को आउट ऑफ हर ओन अर्निंग, जब तक वो अपनी अर्निंग से खुद को अनेबल है मेंटेन करने से, या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी से, और वेदर शी हैज नो प्रॉपर्टी, या फिर उसके बाद खुद की प्रॉपर्टी है ही नहीं, विद हर ओन लिखा हुआ इज अनेबल टू मेंटेन, किससे? अपने पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, ठीक है ना, तो किससे? ऑफ हर हस्बैंड की एस्टेट से, या फिर उसके पिता की एस्टेट से, उसका पिता, फादर इन लॉ नहीं, उसका बाप, उसकी माँ, सासू नहीं, ठीक है जी। और उससे पहले उसके खुद के बच्चे बच्चियों से मेंटेन कर रहे हो, या फिर बच्चे बच्ची अगर नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टियों से मेंटेन हो रही हो। यस बिल्कुल, को पर्सनली प्रॉपर्टी है, हस्बैंड नहीं है तो बच्चों की। यस नो, बच्चे भी निपट गए तो फिर प्रॉपर्टी तो है ना, ससुर की प्रॉपर्टी नहीं है वो। मतलब मान लो सर उससे नहीं है, लेकिन जो जैसे मान लो इस वीडियो का बच्चा है, अब उसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी बिजनेस जो भी था वो मर गया, तो ये मेंटेन हो जाएगी उससे। ये देखो मैंने आपसे पूछा इस सिचुएशन के अंदर ये जो विडो डॉटर इन लॉ, क्या ये फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है? आपने बोला यस, मैंने बोला नो, ठीक है ना। क्यों? सबसे पहले तो ऑन इनकम, ऑन प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हस्बैंड के बाद खुद के फादर मदर की प्रॉपर्टी, फादर मदर की प्रॉपर्टी लिखा है, फादर मदर लिखा खाली। और हर फादर और मदर। सही ना, जो सीक्वेंस लिखा है इसको फॉलो करेंगे। हाँ करना पड़ेगा कि मतलब भाई पहले अगर इन्होंने हस्बैंड लिखा है प्रॉपर्टी तो वो लिखेंगे, फिर फादर की, फिर मदर की, हाँ, फिर फॉर बच्चों की। अस्टेट, हाँ अस्टेट लिखा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी से अस्टेट लिखा हुआ है इसके अंदर। आओ जरा, फिर किससे? नंबर 4 अपने सन डॉटर से। नंबर 5 सन डॉटर की प्रॉपर्टी से, अस्टेट से, उनकी संपदा से। अगर चेक 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 इनमें से कोई नहीं है तब जो है ये यहां से क्लेम करेगी फादर इन लॉ से, ठीक हो गया? ये पढ़ रहे हो आप? इसमें जैसे ये सारे इकट्ठे दिया होगा प्रोवाइजो, हाँ, तो इसमें मतलब पहले ऑन इनकम फिर ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे या फॉलो करना पड़ेगा हस्बैंड की इनकम है लेकिन स्टेट है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मन पिता की में से ना, मेंटेन होने का है, ऐसा नहीं है ना। नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। पिता को एक अकेला यही लड़का थोड़ा ना, पिता के तो और भी बच्चे हैं, ठीक है ना। और अगर हिंदू है तो भैया और डिपेंडेंट भी मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ऐसे बर्डन नहीं डाल सकते, सिंपल है। चलो डन, ये पढ़ रहे हो आप? आओ जरा सेक्शन डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। 21 कौन? मृतक के रिश्तेदार, यानी जैसे अभी आपको बताया कि एक आदमी की मरने के बावजूद, अगर एक हिंदू है, अगर वो मर भी गया है लेकिन उसके पास उसकी संपदा काफी है, उसकी इनकम काफी है, तो हालांकि मर चुका है फिर भी वो मेंटेन कर रहा है, सिंपल। अब कौन कौन है डिपेंडेंट? हिज हर फादर, लड़का है लड़की उसके पिताजी, हिज हर मदर उसकी माँ, हिज विडो अगर लड़का है तो उसकी विडो, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट
रीमैरिज, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। चौथा, हीज हर सन और द सन ऑफ हिज प्रेडिसेशन। कौन है रिश्तेदार? पहले तो बेटा बेटी है, अगर बेटा बेटी नहीं है तो फिर पोता पोती। सन ऑफ प्रेडिसेशन और सन ऑफ प्रेडिसेशन ऑफ हिज प्रेडिसेशन, या फिर पड़पोता हो। सो लॉन्ग एज ही इज अ माइनर, जब तक कि वो माइनर है। प्रोवाइडेड, पर तो यह बता दिया जाता है, एंड टू द एक्सटेंट, और इस एक्सटेंट तक, दैट ही इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, कि वो अनेबल रहेगा मेंटेनेंस ऑब्टेन करने से, इन द केस ऑफ ए ग्रैंडसन, किस केस के अंदर? अगर वो पोता है तो, फ्रॉम हिज फादर्स और मदर्स एस्टेट, अगर वो अपनी फादर या अपनी माँ की एस्टेट से ले पा रहा है, ठीक है ना, तो वो ऊपर पड़ पिता से, दादा से, वहां से नहीं लेगा वो, ठीक है ना। एंड इन द केस, और अगर केस है किसी ग्रेट ग्रैंडसन का, पड़पोते का, अगर वो अपनी पिता की प्रॉपर्टी में से, माँ की प्रॉपर्टी में से, अपने दादा की प्रॉपर्टी में से, अपनी दादी की प्रॉपर्टी में से अगर वो ले पा रहा है, मेंटेन हो पा रहा है, तो अपने परदादा की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं लेगा। ठीक हो गया? सिंपल। नंबर 5, हिज हर अनमैरिड डॉटर, उसकी बिना ब्याही बच्ची, और अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रेडिसेशन, या फिर अपने मृतक बेटे की अनमैरिड डॉटर, या फिर अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रेडिसेशन ऑफ ए प्रेडिसेशन, या फिर अनमैरिड पोती ना, अनमैरिड पड़पोती। इन द केस ऑफ ए ग्रैंड डॉटर, और यदि यह केस है ग्रैंड डॉटर का, पोती का, फ्रॉम हिज फादर, जो अपने पिता और माँ की प्रॉपर्टी से, एस्टेट में से ले पा रही है, तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती अपने दादा की प्रॉपर्टी में से। और अगर ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर है या पड़पोत्री है, तो वो अपने पिता की प्रॉपर्टी, माता की प्रॉपर्टी, दादा की प्रॉपर्टी, दादी की प्रॉपर्टी से यदि ले पा रही है, तो अपने पड़पिता की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं लेगी। ठीक हो गया? देखो जरा कैसे चल रहा मामला। सेक्शन 21, देखो जरा कौन कौन है। डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम फिलहाल। डिपेंडेंट तो समझते हैं ना हम क्या होते हैं? जो आश्रित हैं, ये लोग आश्रित पीपल को डिपेंडेंट बोलते हैं। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर हस्बैंड, सन, डॉटर के अलावा भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है, लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या है कि वो आश्रित होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, यानी उनकी खुद की सेल्फ सफिशिएंट इनकम नहीं होनी चाहिए। देखो कौन कौन आ गया। ही इज हर फादर, ही इज हर मदर, ठीक है जी। और कौन कौन आ गया है? विडो, सॉरी 4, सन, सन सन, सन सन सन, ठीक हो गया? ये लो, इसी में कर रहा हूं मैं। अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड सन्स डॉटर, अनमैरिड सन्स डॉटर, ठीक हो गया? लेकिन इनके केस में याद रखना, ये देखो इसकी भी तो वाइफ है, इसकी भी तो वाइफ होगी, अच्छा डन। इसका हस्बैंड होगा, इसका भी हस्बैंड हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसका केस है नंबर 1, इसका या फिर इसका केस है, ठीक है ना, तो अगर ये अपने माँ बाप से मेंटेनेंस नहीं ले पा रहा है, तो ही अपने दादा दादी से मेंटेनेंस लेगा, समझ गए? ठीक है ना। लेट से अपने माँ बाप से मेंटेनेंस ले पा रहा तो दादा दादी से नहीं लेगा। अपने ऐसे ही अपने अगर माँ बाप से भी नहीं ले पा रहा क्योंकि है ही नहीं वो, और अपने दादा दादी से भी नहीं ले पा रहा क्योंकि वो है ही नहीं, तो किससे लेगा? परदादा से लेगा। सिंपल रहेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर 6, हिज विडोड डॉटर, उसकी विधवा पुत्री, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है और एक्सटेंट तक, अगर वो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड अनेबल टू ऑब्टेन हिमसेल्फ है, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, फ्रॉम हर सन, अपने बेटा बेटी या उनकी एस्टेट में से, फ्रॉम हर फादर इन लॉ, और
हिज फादर और द एस्टेट ऑफ ईदर ऑफ देम, ठीक है ना, या फिर किसी की भी एस्टेट से, सिंपल, डन हो गया। वहां से अगर नहीं पा रही है तभी पिता का बनेगा बेसिकली, ठीक है जी। 7 के ऊपर आ जाओ। एनी विडो ऑफ हिज सन, ठीक है ना, बेटे की पुत्रवधु, विधवा पुत्रवधु, और ऑफ ए सन ऑफ हिज प्रेडिसिसन, बेटे की प्रेडिसिसन की, चलो जी, पोते की। सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, जब तक की मेंटेनेंस मिलेगी, जब तक वो रीमैरी नहीं हो जाती है। प्रोवाइडेड, ये भी बताया जाता है उस एक्सटेंट तक अगर वो अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस है फ्रॉम हर, अपने पति की एस्टेट से, और फ्रॉम हर सन, या फिर डॉटर की, डॉटर से, और इफ एनी और हिज और हर एस्टेट, और अगर ऐसे अगर वो नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी से, सीधी सी बात। और इन द केस ऑफ ए ग्रैंड सन्स विडो, और अगर यह केस किसका है कि वो पोते की विडो है, ऑल्सो फ्रॉम हर फादर इन लॉज एस्टेट, फिर अपने ससुर की जो एस्टेट है अगर उससे अभी नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम ग्रेट ग्रैंड डॉटर को मेंटेन करेंगे, अन्यथा हम ग्रेट ग्रैंड डॉटर को मेंटेन नहीं करेंगे। नंबर 8, हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन, उसका माइनर इलेजिटिमेट बेटा या बेटी, सो लॉन्ग है जब तक कि रिमेन्स माइनर, जब तक वो माइनर रहेंगे, ठीक है जी। नंबर 9, हिज हर इलेजिटिमेट डॉटर, उसकी लेजिटिमेट डॉटर, ठीक है ना, सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स सॉरी, इलेजिटिमेट डॉटर की बात हो रही, जब तक कि वो अनमेरिड रहे, जब तक उसको मेंटेन करना है, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं करना। ध्यान रखना, सेक्शन 21 के अंदर ये सारे के सारे सवाल हैं, जितने भी ये नो एंट्री आए, ये सारे के सारे सवाल, ठीक हो गया। चलो 22, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस कैसे होगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, द हेयर्स ऑफ अ डिसीज्ड, किसी भी मृतक के हेयर्स यानी उसके उत्तराधिकारी, डिसीज हिंद कौन है, हिंदू है, आर बाउंड टू मेंटेन, ठीक है ना, वो बाउंड टू मेंटेन है किसको, डिपेंडेंट्स को, ऑफ द डिसीज, मृतक के, आउट ऑफ द स्टेट, किसे, प्रॉपर्टी में से, इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज, जो भी मृतक से जो प्रॉपर्टी आई है उसमें से, ठीक है जी। देखो जरा कैसे हो रहा है, सेक्शन 22 क्या बोलता है, देखो 21 के अंदर सिर्फ डिपेंडेंट बताए, 22 में बता रहे हैं मेंटेन कैसे होंगे। ठीक है ना, डिपेंडेंट किसके ऊपर बता रहे थे, कोई डिसीज्ड बंदा है उसके ऊपर बता रहे थे, ठीक है ना। हमने ये ABCD या 1 2 3 करके पढ़ा है, ये जो डिसीज बंदा है, डिसीज मतलब मृतक जो बंदा है, उसका माँ, उसका बाप, उसकी बेटी, उसका भाई, ये उस हिसाब से बता रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसके पास जो भी संपत्ति थी, मरने के बाद देखो ऊपर तो जाने से रही, भगवान के पास लेके तो जाने से रहा, अब वो क्या है, नीचे बटेगी, है ना, ऐसे फैमिली ट्री चलता है ना। ठीक है ना, यहाँ पे सन डॉटर अपने हिसाब से देख लेना, जोड़ लेना। सिंपल। देखो जहां ये संपत्तियां नीचे डिवोल्व कर रही हैं, यानी जो पहले कभी इसकी प्रॉपर्टी होती थी वो अब हिस्सेदारी के हिसाब से बढ़ चुकी है, ठीक है ना, डन। तो जो भी इसकी संपत्ति पर काबिज हैं और इनकम जनरेट हो कर रहे हैं वो, ठीक है ना, तो यही लोग, ठीक है ना, जो भी डिपेंडेंट्स होंगे किस पर, इस डिसीज्ड पर, ठीक है ना, उनको मेंटेन करने का काम करें। इन जनरल केस डालने की जरूरत नहीं होती, जैसे जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन होती है और ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है जॉइंट फैमिली को जब उसके पॉइंट्स गिनाए जाते हैं, उसके बेनिफिट गिनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि मान लो अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है ना, और अब सारे के सारे इकट्ठे हैं तो एक दूसरे के बच्चे पाले जा सकते हैं, ठीक है ना। शेरों के झुंड में भी ऐसे ही होता है, भाई ये कितने बच्चे हैं, कितने शावक हैं, ये तकरीबन 24 शावक हैं। इन 24 शावकों में से 10 शावक ऐसे हैं जिनका पिता था वो, उसकी जंग होगी, दूसरे कबीले के वो शेर आ गए, ठीक है जी, जंग होगी, वो मर गया, ठीक है। तो ये शेरों के अंदर भी है, ठीक है ना। तो ये जो छोटे शावक है 10, इनको दूध पिलाने का और मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, उसकी चाची ताइयाँ, उसकी भाभियाँ, उसकी मामियाँ, ये सारा का सारा काम कर रही है,
जानवरों के अंदर भी होता है, तो इंसान क्यों ना करे, है ना, ये तो अच्छी चीज है। डन, आओ जरा नंबर 2, जहां पर डिपेंडेंट हैज नॉट ऑब्टेन्ड बाय टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन, जहां पर डिपेंडेंट को ना तो वसीयत के थ्रू ना ही सक्सेशन के थ्रू कोई शेयर मिलता है इन द स्टेट ऑफ हिंदू डाइंग, जो भी डिसीज मरा था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद द डिपेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड, अब ये जो डिपेंडेंट है वो एंटाइटल्ड रहेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, टू मेंटेन फ्रॉम दोज, कि वो उनसे मेंटेनेंस ले, फ्रॉम दोज उनसे, हु टेक्स द एसेट, जिनके पास संपत्ति आई है। वही जो पीछे डायग्राम बनाया था वही जो 22 के 1 में लिखा है, लगभग लगभग वही चीज 22 के 2 में लिखी है। नंबर 3, द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु टेक्स द एस्टेट, ये जो लाइबिलिटी है हर एक उस बंदे की जिसने प्रॉपर्टी, जिसने एस्टेट, जिसने संपत्ति ली है, शेल बी इन प्रोपोर्शन, उसमें प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है हिस्सेदारी निभाएगा, टू द वैल्यू, वैल्यू के अंदर, ऑफ द शेयर, अपने शेयर के हिसाब से, और पार्ट ऑफ द एस्टेट टेकन बाय हिम। बिल्कुल ठीक बात है जी, ठीक होगा। जो डिसीज बंदा था उसके नीचे 4 लड़के थे, 4 लड़कों ने लेट से 100 एकड़ जमीन थी डिसीज के बाद के पास, उन्होंने 25-25 एकड़ बांट ली, ठीक है ना। लेट से नीचे कोई बच्चा है डिपेंडेंट है, तो 25-25% जो है वो मेंटेन करेंगे उस मेंटेन उस डिपेंडेंट बच्चे को, ठीक हो गया, सही है। चलो 22 का 4, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 या 3, नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ डिपेंडेंट शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस, छोड़ दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पे जाने दो। बट ध्यान रखना सेक्शन 24, जो भी इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस ले रहा है, ध्यान रखना वो हिंदू होना चाहिए। अगर वो हिंदू है तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 27, सेक्शन 27, मेंटेनेंस जो है वो चार्ज की तरह भी एनफोर्स कराई जा सकती है, ठीक हो गया, सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना। कोर्ट में जाके हम्म, डन, सिंपल रहेगा। चलो, लगे हाथ, इलेक्शन भी कराएंगे। लगे हाथ अडॉप्शन, और काट दिया मैंने, क्या किया, मुस्लिम भी करे, यही कह रहा था मैं। हाँ, मुस्लिम मेंटेनेंस हो तो भाई, हाँ मुस्लिम मेंटेनेंस होगी, लगे हाथ में, तो मैं स्त्री धन कह रहा था, वो भी एक मेंटेनेंस के जैसा ही है। मेरिट से था सर मेंटेनेंस का, किससे, एक चल एक एक्ट है इसमें। किसका मेंटेनेंस, मुस्लिम का कह रहे हो, किसका कह रहे हो, हिंदू का तो हम पढ़ रहे हैं, मुस्लिम का हमने मेंटेनेंस बिल्कुल किया पेरेंट से, हमने 2019 का भी एक्ट पढ़ लिया है मेंटेनेंस के लिए, तो अब पूरा इस का बार पूरा, तो पढ़ लिया, तो अब तो वही आएगा। उससे पहले कोई मेंटेनेंस थी नहीं, वो इद्दत के समय मेंटेनेंस होती है, वही इद्दत। वही इज्जत बढ़ी। हाँ, वो इद्दत जो है वो बेरठ के अंदर मेंशन नहीं है, वो तो शरिया के अंदर मेंशन है। फिर उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? जो एक मैन है, वो अकेला है ना, उसके माँ बाप भी नहीं है, शादी भी नहीं हो रखी, और कोई भी नहीं है, और उसके नाम पे स्कूल्स भी है और हॉस्पिटल भी है। एक सेकंड, ये क्या हो गया भैया, हाँ, ये एक पर्सन है पी, ये खत्म हो गया, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी सरकार के पास है, हर सरकार कोई मतलब राज्य, वापस चली जाएगी। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे ना, हाँ ऐसा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी है, एस्टीट हो जाएगी प्रॉपर्टी, वो एस चीट सेक्शन 29 लिखा हुआ है। इधर लिखा है हाँ, चीट के बाद। हम्म, हम्म, हम्म। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भैया, कहाँ, हाँ, ये लो। लगे हाथ जो है अडॉप्शन भी निपटा लेते हैं, आ जाओ, यही एक्ट शुरुआत से फॉलो।
मिल गया हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। देखो कब कमेंस हुआ है, 21 दिसंबर 1956। मेरे पे है 61। 60। हाँ मेरे पे 61। ठीक है जी। शो टाइटल एक्सटेंड सीधा सिंपल होल ऑफ इंडिया, खत्म बात। नंबर 2 एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे हिंदू की डेफिनेशन है, हम हिंदू की डेफिनेशन में नहीं जाए तो ठीक है, क्योंकि हम एडॉप्शन की बात कर रहे हैं। क्या हिंदू शवैया। देखो हिंदू कौन होता है, हिंदू बेसिकली वो जो धर्म से और जन्म से है, ठीक है जी, या फिर वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना। हिंदू के अंदर जो है बेसिकली बौद्ध, सिख, जैन भी आ जाते हैं, ठीक हो क्या। और ध्यान रखो इसके अंदर संप्रदाय ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो अपने जैसे वैरशवा है, लिंगायत है, इनको भी ब्रह्म समाज वाले हैं, प्रार्थना समाज वाले हैं, आर्य समाज वाले हैं, इनको भी हिंदू ही माना जाता है। देखो अब जैसे जो अपने ये इनको तो वैष्णव बोल देते हैं, जैसे वीराशिवा है ना, इनको वैष्णव भी बोल देते हैं बेसिकली। अब बेसिकली क्या है, हिंदू ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है, देखो जब हिंदू पर्सनल कोड आया था तो इस कोड का मतलब कभी भी ये नहीं था कि हिंदुओं को एक किया जाए, ठीक है ना। बस हिंदू में शादियां करनी है भाई, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो हमारी हेडेक कम हो जाएगी, उन्होंने बस एक रड़म पड़म करके बना दिया, ठीक है ना। अब ध्यान रखो सिख बोलते हैं, सिख तो सरेआम बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, सरेआम बोलते हैं वो तो गालियां देते हैं, डरपोक कौम, सी दसी डरपोक कौम, ऐसी बड़ी वाहिद ने शाहिद कौम ने, बोलते हैं वो तो, मजाक उड़ाते हैं। हिंदू कुश, हिंदू कुश का नाम किस लिए हिंदू कुश है, क्योंकि हिंदू वहां पे कुश वहां पे काटे गए थे, इसलिए हिंदू कुश नाम उसका। भारत से ऊपर अफगानिस्तान के बीच में पहाड़ियों का कुछ एक क्षेत्र आता है, वहां पे हिंदू यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे, जो गुलाम नहीं बिकते थे उनको काट देते थे वहां पे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम हिंदू कुश रखा गया था, ठीक है ना। तो सिख मजाक उड़ाते हैं, बहुत धर्म वाले को देख लो आप, दिल्ली के अंदर तो सभाएं करते हैं वो, उनके धर्म का तो एक नया नियो बुद्धिस्ट धर्म आ चुका है। उस धर्म में तो लिखा हुआ है कि विष्णु को और ब्रह्मा को और महेश को गालियां दो, जो गालियां नहीं देता वो सच्चा बुद्ध नहीं है, समझ पा रहे हो ना। ऐसे ही अगर मैं आर्य समाज की बात करूं तो एक पता नहीं कौन सा है, आचार्य अग्निवेश है, अब तो खैर उसकी वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। वो क्लेम करता था न्यूज़पेपर न्यूज, जो अपने जो चैनल्स होते हैं उसके ऊपर प्राइम टाइम में आके बोलता था कि हम हिंदू नहीं है। आर्य समाज क्या होता है, जो मूर्ति पूजा नहीं करता। हिंदू जो मूर्ति पूजक हम वो नहीं है, हम हिंदू नहीं है, वो तो बोलता था, पर लोगों ने पकड़ के उसको सही से समझाया, उसके बाद से वो गायब है। फिर बाद में पता चला वो यहाँ से यहाँ वहां से भी कई जगह लिंक था, फिर वो पॉलिटिक्स में घुस गया, ठीक है ना, बड़ा ही फेक सा बंदा है। डन। ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर जाओगे तो आपको ये लिंगायत समाज मिलेगा, आपको ये विराशवा जो है समाज मिलेगा। सिंपल है, डन हो गया। बस ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। आओ जरा डेफिनेशन पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 3 कस्टम यूजेस, डेफिनेशन हो चुकी है, मैं नहीं करा रहा इसको, ठीक है ना, सेम टू सेम है। बी पे आ जाओ, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, दवा दारू, ठीक है ना। ध्यान रखना जब कभी भी आप जैसे अफगानिस्तान में जाओगे ना, तो वहाँ पे कल कोई था मेरे पास ना, मैं जब आ रहा था वहाँ पे कोई बंदा था बेसिकली जहाँ पर ट्रेन वगैरह चलती थी, तो वो बता रहा था कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री होती है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, दवा नहीं लिखते, वो दारू खाना कर देते हैं, दारू खाना, ठीक है ना। दारू खाना करने का मतलब ये है कि वहां पे दवा मिलती है। ध्यान रखना फारसी के अंदर दवा दारू एक ही चीज होती है, दारू मतलब शराब नहीं। हमारे यहाँ पे हम शराब को या फिर दारू को शराब के जैसे ही हम यूज करते हैं, बट ध्यान रखना जिस जिस लैंग्वेज से ये शब्द आए हैं इसमें दोनों का मतलब अलग होता है। दारू का मतलब दवा होता है, शराब इज शराब, वो अल्कोहल वाला, जिसको हम ठर्रा बोलते हैं प्यार से। चलो, इन द केस ऑफ एन अनमेरिड डॉटर, also the reasonable expenses of her
ऑफ एंड इंक्लूड इंसिडेंट टू हर मैरिज, बिल्कुल ठीक बात। अगर यही केस अगर अनमेरिड डॉटर का है तो जब तक वो अनमेरिड है तब तक के खर्चे और उसकी शादी के खर्चे भी ये मेंटेनेंस में आ जाता है। माइनर यदि है सी के अंदर, सी फॉर चाइल्ड कर लेना, मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 साल। डन, आ गई सिंपल माइनर की डेफिनेशन आ गई। चलो ओवरराइडिंग इफेक्ट छोड़ दो, 5 पे आ जाओ। अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, अगर हिंदूज के बीच में अडॉप्शन होता है तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो डील किया जाएगा। क्या 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 हो रहा है भाई इसके अंदर, पिच पिच पू पू क्यों कर रहा है ये? क्या कुछ भी चलता रहता है पता नहीं, इधर सोशल मीडिया ऐसा है, इसकी भी कोई क्लास दे देना, मतलब उसकी भी क्लास दे दो। हाँ डन। अगर ऐसा अडॉप्शन है जो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखना वो अडॉप्शन मान्य नहीं है। नो अडॉप्शन शैल बी मेड, कोई भी अडॉप्शन नहीं बनाया जाएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक बार ये कमेंसमेंट हो चुका है उसके बाद, बाय और टू ए हिंदू, ना तो हिंदू के द्वारा ना ही हिंदू का अडॉप्शन, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर जो प्रोविजन लिखे उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एंड एनी अडॉप्शन, और कोई अडॉप्शन बनाया गया है जो कि कॉन्ट्रावेन कर रहा है इस बेर एक्ट को, इस एक्ट को, उसको क्या बोला जाएगा, अंडरलाइन करो, वो वॉइड है, वो अडॉप्शन वॉइड है। Number two, an adoption which is void shall neither create any right in the adoptive family in favor of any person which he or she could have obtained except by reason of the adoption, nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth। देखो जी, एक होता है जब हम जन्म की बात करते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, नेचुरल लिख देता हूँ उसको, नेचुरल जन्म लेना, एक होता है लीगल बर्थ। नोटिफिकेशन जमा ही कम कर रखी है मैंने, नोटिफिकेशन के बाद जमा ही कम करिए, पता नहीं क्यों बजता रहता है, खराब हो गया ये। देखो जी, नेचुरल जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, बट सारे बच्चे जो है सबका बर्थडे बेसिकली पैदा होने पर नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना, लेट से अनाथ आश्रम से बच्चा लाए, आज का तारीख है अप्रैल फूल, 1 अप्रैल 2026। ठीक है ना, हमें नहीं पता, ठीक है ना, मैं आपको फैक्ट नहीं बता रहा किस समय का है या फिर कब का जन्म हुआ, कितना बड़ा है, कितने महीने का, कितने दिन का है। ठीक है जी, जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है 1 अप्रैल 1926 उसका बर्थडे मनाया जाएगा हर साल। ये क्या है, ये लीगल लीगल बर्थ है। डन हो गया। देखो अडॉप्शन क्या फर्क डालता है, अडॉप्शन का इफेक्ट क्या है। देखो ये वो फैमिली है जहां पे उसका जन्म हुआ है, उस बच्चे का, किसका है बताओ, चलो सन डॉटर दोनों कर लो तो अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेना। ठीक है ना, ये वो फैमिली है जो अडॉप्ट करेगी। एक बच्चा बताओ सन डॉटर, सन को कर लेते हैं ये लोग, यहां से निकलकर इधर चला जाएगा। कब हुआ ये काम, ये 1 अप्रैल 2026 को हुआ है। ध्यान रखना 1 अप्रैल 2026 को लीगल डेथ हो गई इस बच्चे की यहाँ पर, और लीगल बर्थ हो गया यहाँ पर। ये अगर अडोप्शन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, तो ये जो है ये है अडोप्टिव फादर AF, ये है अडोप्टिव मदर AM, ये इनके अपने असली बच्चे के जैसा हो जाएगा। यहां से जड़ निकाल के, रूट्स निकाल के, ठीक है ना, यहां डाल देंगे अंदर, इस फैमिली में रोक देंगे। ठीक है ना,
सारे के सारे नेचुरल बोर्न बच्चे के, नेचुरल बोर्न बेटे के जितने भी फर्ज हैं, जितने भी बेनिफिट है, ये लेगा। लेट्स से इसका पिता खत्म हो जाए, माँ खत्म हो जाए, तो मुखाग्नि भी देगा। ठीक है ना। मुखाग्नि देने से क्या होगा, कौन दे सकता है मुखाग्नि? ठीक है ना, पुत्र दे सकता है। ठीक है, बट ये तो अडोप्टिव है। बट हिंदू लोग क्या कहता है, अडोप्शन कोई बात नहीं, ये कागजी होता है, लेकिन अगर वैलिड अडोप्शन है तो बिल्कुल नेचुरल की जैसे हो जाएगा। और अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो ना तो इस फैमिली से कोई रिश्ता टूटेगा उसका, ना ही इस फैमिली में कोई रिश्ता बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये काम अच्छे से नहीं हुआ, वॉइड अडॉप्शन हुआ है। चलो आगे आ जाओ। एन अडॉप्शन विच इज वॉइड नीदर पीरियड, ये तो हो गया, पांच तो हो गया ना। चलो रिक्विजिट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड, कोई भी अडॉप्शन वैलिड नहीं है अनलेस, जब तक कि द पर्सन अडॉप्टिंग, जो बंदा अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी ना हो, एंड ऑल्सो द राइट, उसके पास हक ना हो टू टेक इन अडॉप्शन, कि वो अडॉप्शन ले सके। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास हक नहीं है। ना, जेड़ों जेड़ों की जरूरत ही नहीं है। चलो केस लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो अडॉप्शन लेना चाह रहा है, वाइफ बोलती है नहीं मत ले अडॉप्शन, अब हस्बैंड ले नहीं सकता। ठीक हो गया। अब सीधा सिंपल सा क्या है, एक आदमी है, ठीक है ना, कितने साल का है, 30 साल का बोल दो आदमी है, ठीक है ना, 21 साल की लड़की गोद ले रहा है, नहीं देंगे। लॉ में लिखा हुआ है कि इतने साल का गैप होना चाहिए। हाँ, अगर अपोजिट सेक्स का कोई बच्चा या बच्ची जो आप गोद ले रहे हो, ठीक है ना, तो इतनी एज डिफरेंस होना चाहिए आपका। सर ये चेंज होना चाहिए आवाज का, ना चेंज नहीं होना, आजकल ज्यादा खतरा। नहीं मतलब एक दूसरा क्या है, इसके अंदर मेल फीमेल के बारे में लिखा हो, लेकिन सबसे ज्यादा अडॉप्शन हमारे देश के अंदर, कल्चरली भी सबसे ज्यादा अडॉप्शन तो किन्नर करते हैं। वो तो ऐसे ऐसे बच्चों को अपना लेते हैं जिसको कोई भी नहीं अपनाता, है ना। सिंपल, बहुत बहुत केस देखता हूँ मैं। ठीक है ना। नहीं, ये क्या होता है, ये 21 साल वाला एज गैप भी है हाँ अपोजिट जेंडर के लिए भी, हाँ। इसमें भी आपको फर्क क्या कितना ही पड़ जाएगा। ना ना, देखो वो आजकल क्या हो, टेस्टिंग टाइम के बाद आजकल नहीं नहीं, ध्यान रखना, एप्सिन फाइल का वहां पे मामला खुल तो गया है, लेकिन उनकी और भी सर प्रोटेस्ट होगा, उनकी सोसाइटी में बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। प्रोटेस्ट होगा सर को बताया। ठीक है ना, वो तो सारा का सारा मामला पूरी सीआईए एफबीआई मिलकर पूरी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए दबा रही है इसको। अगर लोगों के सामने सच दिखा दिया गया तो अमेरिका ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। ध्यान रखना, अमेरिका के पीछे जैसे हमारे यहाँ पे होता ना कि भाई ये देश किस लिए बना था, ऐसे ही एक कंसेप्ट चलता है यूएसए में, दी रियल अमेरिकन ड्रीम। अगर उस अमेरिकन ड्रीम के खिलाफ कोई भी कंसेप्ट चला जाता है तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। वहां तो ज्यादा केस होगा, हर घर के अंदर क्लैशनिकोव और पता नहीं बड़ी बड़ी राइफलें, लोग तो टैंक, लोग घर में पाल के रखते हैं टैंक को, वो नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। बट क्या है कि सोसाइटी थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा अडेप्टिंग और एक्सेप्टिंग होगी, फिर भी बहुत सारी चीजें बचाई, बहुत सारे फैक्ट्स निकाले ही नहीं है। बच्चे खाने तक के वीडियो हैं, बच्चे मारना, जला दिया, एक लेडी को जला दिया, उसको निर्वस किया, ठीक उसको जला दिया, उसकी चीखों की आवाज आ रही है, वहां पे कुछ मास्क डाल के आदमी और पुरुष खड़े हैं वहां पे। ठीक है ना, उनकी चैट आ रही है कि मुझे जब उस औरत की चीखें सुनाई दी तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। ठीक है जी, कोड वर्ड बनाए हुए, बच्चे के मास्क को तो चीज कह रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सिस्टम खराब है। और ये चीजें तो लोगों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आएंगी, लूज नहीं करेंगे। अगर लूज करिए तो वो तो, पहले तो एक एप्सिन था, अब तो सारे आइलैंड एप्सिन के बन जाएंगे। ठीक हो गया। एक जगह और देखा, वो किसी गाड़ी में, ओपन गाड़ी के अंदर जा रहा, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर हमारे देश में ऐसा हो जाता, जब तक तो आग लगा देते हैं। उसका पूरा खानदान, अगर वो किसी गांव में छुप गया हो तो पूरा गांव खत्म कर देते लोग। ठीक है ना। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनकी सोसाइटी ज्यादा एक्सेप्टिंग अडेप्टिंग है। ठीक है ना, लोग यहाँ पे तो रेपिस्टों के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है ना, अपने पूर्वोत्तर के राज्यों में दो रेपिस्ट थे, ठीक है जी, दोनों के दोनों घेरा पुलिस थाने को, ठीक है जी, वो दूसरे किसी कम्युनिटी के थे, घेरा उसको, वहीं पे फाड़े, ठीक है जी, भाले पे लटकाए, और वहीं चौराहे के ऊपर, शहर के अंदर चौराहे के ऊपर, जहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती जिस प्रकार के काम करती, वहीं चौराहे के ऊपर गाड़ दिया, और खबरदार किसी ने इनका मुंडी उतारी। उनके शरीर यूं लटके हुए हैं और मुंडी दूसरे भाले पे लटकी हुई है। उस एरिया में पिछले काफी समय से वो वाली कम्युनिटी जो इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है, वो धीरे धीरे पलायन कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरीके का समाज है। ठीक है ना।
ये पता नहीं कहाँ का मैं न्यूज देख रहा था, ये बिल्कुल अपने शायद ये हिसार रोड पे कोई एक जगह बता रहे थे, रोहतक के अंदर ही, ठीक है ना, कोई एक जैसे घर की कंस्ट्रक्शन या पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवाना था, तो एक आदमी जो है एससी समुदाय की एक महिला को जिहाद के चक्कर में फंसा के उसको पीट रहा है ला के रोज, ठीक है जी। और वो 5 दिन से पिट रही है, वो तो जिस आदमी ने उसको बुलाया था भाई तू मजदूरी कर ले यहाँ पे, उसने देखा और उसने जो है ये बजरंग वाले जो है उनको बुलाया, उन्होंने बुलाया, उन्हें पूछताछ करी, जब पता चला, ठीक है ना, हाँ तो भाई ये तो लव जिहाद करके लेके आया इसको, ठीक है ना, और इसको मार पीट रहा है, ज्यादा दुखी हो जाएगी, बेच देगा उठा के उसको, ये दिल्ली रहा जीपी रोड बेच देगा, 10-20 हजार में बिक जाएगी, 10-20 हजार में नहीं तो 5-8 हजार में बिक जाएगी, ठीक है ना। वो बेचारी बोलेगी नहीं, ठीक है ना। लीडर्स क्या कर रहे हैं, लीडर्स तो भाई सब बिजी हैं दूसरे उसमें, ये पता लगेगा भाई मुसलमान हो तो वो तो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। चलो आओ रिक्विजिट पे जाओ, कोई भी अडॉप्शन शैल बी वैलिड, वैलिड नहीं होगा अनलेस जब तक कि द पर्सन अडॉप्टिंग, जो भी बंदा अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी ना हो, ठीक है ना। हाँ इस एक्ट के अंदर या इस एक्ट के अंतर्गत जो है या तो पुरुष अडॉप्ट कर सकता है या फिर महिला अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी थर्ड जेंडर अडॉप्ट नहीं कर सकता इस एक्ट के अंदर, जो सबसे मोटी कमी है, क्यों, कल्चरली भी, ठीक है जी, और सोशली भी, ठीक है, और नेचुरली भी, जो हमारे देश का किन्नर समाज है, अबे क्या करूं मैं इसका, हमारे देश के अंदर जो किन्नर समाज है, दिल्ली में लाया है हमने यार, हम वो कर दिया होगा ट्रांसजेंडर एक्ट 2026। हाँ जी सर जी 2 बजे मिलते हैं सर, हाँ जी 2 बजे मिलते हैं सर, 2 बजे, हाँ जी हाँ जी 2 बजे, ठीक हो गया। इस एक्ट के अंदर सबसे मोटी कमी यही है। मतलब क्या डालना चाहिए था इनको हाँ डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी की बात करोगे तो ये जो सेक्शन है, अगेन मैं किन्नरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं हिजड़ों की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, डन। मैं हिजड़ों हिजड़ा उनको कह रहा हूँ जो बच्चे काटने खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनके ऑर्गन्स बेच देते हैं, ठीक है, मैं किन्नर उनको कह रहा हूँ। हालांकि वो इस तरीके के मतलब जैसे भाई रोड के ऊपर भाई घरों के अंदर जाना, बधाइयाँ बांटना, आशीर्वाद देना, ठीक है ना, या फिर पूजा पाठ का काम करना, ठीक है ना, हमारी हमारी कल्चर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट साधक तांत्रिक तंत्र जानने वाले यही लोग रहे हैं। अगर इस तरीके का आदमी अगर दे रहा है, कोई संस्था बना रहा है तो उनका भला करेगा, लेकिन इस प्रकार का आदमी जो है तो थर्ड जेंडर, लेकिन कहाँ पर कर रहा है ले दे के अपराधी, उनकी बात, ठीक है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को पालने वाले, बच्चों को पालने वाले यही लोग, ठीक है ना। सर ये जो प्रोडक्शन में जो अपोजिट इसमें जो 21 साल की एज का गैप है, हाँ वैसे एक तरीके से देखा जाए ये तो बहुत आसान हो जाएगा अगर कोई क्रिमिनल माइंडसेट है तो। 30 साल का मेल है, हाँ 21 साल की एज गैप ऐसे चाहिए, हाँ हाँ, तो वो प्रैक्टिकल सी बात है कि कोई बच्ची बच्ची हो हम्म। तो उसके लिए तो क्राइम भी आसान ही हो देखो जाएगा, ना हिंदूज तो की, वो देखो अपोज कर हिंदूज सकती की है, बात कर रहे हैं हम, हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो उसने अडॉप्ट करी तो उसकी बेटी बन गई है वो, जैसा होगा क्या फर्क पड़ेगा। देखो होना उसके है लिए तो तो, बहुत है, देखो उसके बिहार लिए, में था एक वो हॉस्टल, ये मूवी बनी हुई है, बहुत पॉपुलर है। मतलब ये मेरे को तो इंसिडेंट बिहार बताओ में क्या था जो वो, जिनमें अनाथ वाले अनाथालय था अनाथ आश्रम, बिहार में, वहाँ पर बड़े से बड़ा न्यूज टाइम का पॉलिटिकल सहारा कुछ, ऐसा तो यहाँ पर भी था, हाँ रोहतक में भी रोहतक था, में भी था। अपना घर, जसवंती नाम था उसका, जो केयर टेकर थी, वो काम तो यही करती। देखो पर इसके लिए अडॉप्शन की आवश्यकता थोड़ी ना है, इसमें अडॉप्शन में क्या लेना देना, ये काम तो अदरवाइज भी हो जाएगा, एब्स्टीन अडॉप्ट थोड़ी ना करता। मतलब ये तो क्राइम क्राइम ही रहेगा देखो वो तो आज रहेगा, से। ठीक है ना, हम तो सिर्फ अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अगेन ध्यान रखना, हम हिंदू फैमिलीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके सैक्रामेंट्स की बात कर रहे हैं। अडॉप्शन का पर्पज क्या है, क्योंकि जैसे जो भी शरीर होते हैं ना उसके ऋण उतारने पड़ते हैं, ठीक है ना, हम शरीरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेट से वो मर गए, ठीक है ना, उनका संस्कार करना पड़ेगा, जैसे संस्कार करना एक ऋण है,
वो उतारने के लिए बेटा चाहिए। जिनके पास बेटा नहीं है तो भाई उनकी आत्मा ना भटके, तो क्या है यहाँ पे गोद लेने का एक कंसेप्ट शुरू हो गया। गोद लेने से क्या हुआ, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं उनको सहारा मिलने लग गया। ठीक है ना, ध्यान रखना ये प्योर इंडियन कंसेप्ट है, हिंदू कंसेप्ट है, ये इंडिया से दूसरे देशों में गया है। सर नेचर को अडॉप्ट किया। एक पर्टिकुलर एज है उसको अडॉप्ट नहीं किया, यही पढ़ रहे हैं, आओ जरा यही पढ़ेंगे। द पर्सन जो भी अडॉप्ट कर रहा है वो कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन लेने के लिए। नंबर 2, जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है वो कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 3, पर्सन जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कैपेसिटी में होना चाहिए कि उसको अडॉप्ट किया जा सकता है क्या। 4, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन, जो कि मेंशन करी गई इसी चैप्टर के अंदर। 7 पे आ जाओ, सीधा सिंपल। कैपेसिटी समझो अब किसकी, हिंदू की, जो अडॉप्शन में ले सकता है। कोई भी मेल हिंदू हु इज साउंड, जो कि साउंड माइंड का है, एंड इज माइनर, जो कि माइनर नहीं है, हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है जी, बिल्कुल। तो क्या कर सकता है, वो अडॉप्शन में ले सकता है, बिल्कुल ठीक बात। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है, यदि ही हैज ए वाइफ लिविंग, अगर उसके पास कोई जिंदा पत्नी है, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट, वो अडॉप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट, जब तक कि विद द कंसेंट, उसकी कंसेंट ना मिल जाए, किसकी, उसकी वाइफ की। अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, लेकिन किंतु परंतु उसकी पत्नी ने क्या कर रखा है, पूरे तरीके से संसार का त्याग कर दिया, होते हैं ना त्याग कर दिया, त्यागी बोलते हैं जिसको। हाँ? और हैज सीज टू बी हिंदू, या फिर वो हिंदू ही नहीं बची है, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर वो डिक्लेयर्ड पागल है। अगर ये वाली परिस्थिति है तो कोई बात नहीं। अब वाइफ की असेंट की जरूरत नहीं है आपको, आप बिना वाइफ की असेंट के कर सकते हो। लेकिन अगर वाइफ साउंड माइंड है, हिंदू है और पारिवारिक है, ठीक है ना, मोह माया फंसी हुई अपने की तरह, ठीक है ना, तो उसकी असेंट लेनी पड़ेगी। उसकी असेंट के बिना अब हिंदू हस्बैंड नहीं कर सकता है। एक्सप्लेनेशन, इफ ए पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, अगर किसी पुरुष के पास एक से ज्यादा वाइफ हो एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन, स्टार लगा लेना, द कंसेंट ऑफ सारी की सारी वाइफ जो है जरूरी है, अनलेस द कंसेंट ऑफ वन ऑफ देम इज अननेसेसरी, जो भी रीजन आपको पीछे बताया गया। ठीक हो गया, सिंपल। चलो नंबर 8, कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, कोई भी फीमेल हिंदू जो कि साउंड माइंड है और इज नॉट ए माइनर, माइनर नहीं है, हैज द कैपेसिटी टू टेक ए सन और डॉटर इन अडॉप्शन, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड दैट, ये बता दिया जाता है, जो ऊपर जो कंडीशन लिखी गई है वो यू क्यों कंडीशन यहाँ पर, ठीक है ना, बट नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि भाई प्रोवाइडेड दैट अगर किसी हिंदू पुरुष के पास एक से ज्यादा वाइफ है, किसी भी एक हिंदू महिला के पास एक से ज्यादा पति है, नहीं। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 9, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, अब उस बंदे की बात हो रही है कैपेसिटी की जिससे अडॉप्शन में लिया जा रहा है। नो पर्सन एक्सेप्ट दी फादर और मदर, फादर और मदर को छोड़कर या फिर गार्जियन को छोड़कर जो कि चाइल्ड का है, शैल हैव द कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो के बच्चे को अडॉप्शन दे सकते हैं। यानी बच्चे को अडॉप्शन में देना है तो सिर्फ फादर दे सकता है, सिर्फ माँ दे सकती है, या फिर गार्जियन दे सकता है। नंबर 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, द फादर और द मदर, चाहे चाहे माँ चाहे पिता, इफ अलाइव यदि जिंदा है, शैल हैव इक्वल राइट टू गिव ए सन और डॉटर इन अडॉप्शन, उनके पास बराबर का अख्तियार। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह भी बता दिया जाता है कि सच राइट नॉट बी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता बाय ईदर ऑफ देम, किसी भी एक के द्वारा, या पिता या माता, से विद द कंसेंट ऑफ द अदर, हाँ यानी उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी। अडॉप्शन में लेने के लिए भी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, वाइफ या हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अडॉप्शन में देने के लिए भी हस्बैंड या वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऑफ द अदर अनलेस, जब तक कि वन ऑफ देम हैज कंप्लीटली फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और हैज सीज्ड टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंप्लीट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेम टू सेम, डन। चलो नंबर 4, जहां पर बोथ दोनों के दोनों पिता और माँ आर डेड मर चुके हैं और हैव कंप्लीटली फाइनली, दोनों के दोनों ने संसार छोड़ दिया है और दोनों के दोनों डिक्लेयर हो गए हैं पागल कोर्ट के द्वारा, और जहां पर पेरेंटेज, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ 4 की, जहां पर पेरेंटेज चाइल्ड की पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब कौन करेगा, अब गार्जियन करेगा। बच्चा कहाँ है, बच्चा तो अनाथालय में है। अनाथालय के अंदर जो केयर टेकर बच्चों का वो क्या है, माँ बाप थोड़ी ना है, वो गार्जियन होता है। चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, ठीक है ना, अडॉप्शन में दे सकता है बच्चे को विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट की प्रीवियस परमिशन से, टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, ठीक है जी। क्या गार्जियन खुद को बच्चा अडॉप्ट करवा सकता है अनाथ आश्रम से, ठीक है जी, करवा सकता है, बट अगेन
उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अनाथ आश्रम से कोई भी आदमी जब को बेसिकली अडॉप्शन में लेने के लिए बच्चा आता है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट के थ्रू होता है। यस, पूरी बच्चे की आरसी तैयार करी जाती है कि आज से अडॉप्शन में दिया जाता है, ठीक है ना, डिक्लेयर करा है, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि अडॉप्टिव सन है, ये ऐसे ही अब काम करेगा जैसे आपका ये नेचुरल बोर्न सन या डॉटर। 5, बिफोर ग्रांटिंग दी परमिशन, और कोर्ट ग्रांट करने से पहले परमिशन किसको, गार्जियन को, अंडर सबसेक्शन 4 के अंदर, तो कोर्ट शैल सेटिस्फाई, कोर्ट को सेटिस्फाई होना होगा दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे के भले के लिए अडॉप्शन में दिया जा रहा है, ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड, और विशेष ध्यान दिया जाएगा किस पे, कि बच्चे की इच्छा क्या है, हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, और किस चीज का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की एज का और अंडरस्टैंडिंग का लिहाज रखा जाएगा बच्चे की का, and that the, और यह है कि applicant for permission has not received or agreed to receive, and that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction। बिल्कुल सही बात है जी, और कोई भी पैसे का लेना देना नहीं किया जाएगा, वो वाला पैसा ही दिया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है ना, जो कोर्ट अलाउ करता है। ये जो अनाथ आश्रम होते हैं, ठीक है ना, जनरली तो ये दान लेते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा बेसिकली अडॉप्शन में देते हैं, ठीक है ना, और माँ बाप खुश होते हैं तो वो पेमेंट भी दे सकते हैं, बट कौन सी, वो जो कोर्ट डिसाइड करे। ध्यान रखना, दान पेमेंट नहीं है, दान इज दान। भिखारी को देते हैं ना, क्या भीख देते हैं, पेमेंट देते हैं, ठीक हो गया। चलो, explanation for the purpose of this section, the expression father and mother do not include an adoptive father and an adoptive mother। yes, स्टार लगा लो। एक मम्मी पापा ने धंधा ही बनाया हुआ है, वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी, उनको ग्रूम करते हैं और आगे अडॉप्शन में बेच देते हैं उनको, ना ना ना, ना ऐसा नहीं। एक गार्जियन जो है, मतलब एक पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए चाइल्ड और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। यस, गार्जियन किसको कहते हैं, जो किसी बच्चे की बॉडी का ख्याल रखता है या उस बच्चे की प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है, या फिर ऐसा आदमी जिसके पास दोनों का ख्याल रखने की कैपेसिटी है, ठीक हो गया। चलो जी, एंड इंक्लूड्स, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एक गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल, जो कि वसीयत के द्वारा बनाया गया है, बच्चे के पिता की या बच्चे की माँ की वसीयत के द्वारा। बी, कोई भी गार्जियन जो अपॉइंट या डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा। नंबर 2, कोर्ट का मतलब एनी सिटी सिविल कोर्ट, छोड़ दो आगे आ जाओ। नंबर 10, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, अब बच्चे की कैपेसिटी, जिसको अडॉप्शन में लिया जा रहा बच्चा बच्ची, उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। कोई भी बंदा वो कैपेबल नहीं है कि उसको लिया जाए अडॉप्शन में, अनलेस जब तक की फॉलोइंग कंडीशन वो फुलफिल ना कर दे, वो हिंदू ना हो, ठीक है ना, पहली कंडीशन के हिंदू होना चाहिए, ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, पहले से अडॉप्टेड ना हो, एक बच्चा एक ही बार अडॉप्शन में जाएगा। ध्यान रखना, क्या अडॉप्शन कैंसिल करी जा सकती है, यार ये बच्चा तो भैया बड़ा बेकार है, ले भाई वापस ले ले भाई अपना बालक, नो, अब तो फर्स्ट सब देना हो गया, बस हो गया, हो गया। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, के वो शादीशुदा ना हो, अनलेस देयर इज ए कस्टम, जब तक कि यह कस्टम ना हो या फिर यूज इस तरीके का रिवाज ना हो, एप्लीकेबल, जो कि पार्टी, जो कि विच परमिट्स पर्सन हु आर मैरिड बीन टेकन इनटू अडॉप्शन, ठीक है जी। क्या किसी ब्याह थे को बाल बच्चेदार आदमी को अडॉप्शन में ले सकते हैं, नो, जब तक के वो जो अडॉप्टिव फैमिली है उनके खानदान में, उनके परिवार में ऐसा रिवाज, ऐसा कस्टम, ऐसा ट्रेड ना हो, ट्रेडिशन, ट्रेड कहना गलत हो जाए, ठीक हो गया। he or she has not completed the age of 15 साल, अंडर 9, unless there is a custom or usage उस फैमिली में जो 15 साल से ऊपर के बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। कस्टम प्रूव करना, ध्यान रखना, नॉट एन इजी टास्क, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। इधर पैसा पहले हुआ ये सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस के हिसाब से प्रूव कर सकते हो आप, ये बड़ा मुश्किल होता है उसमें। डन। नंबर 11, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, in every adoption the following condition must be complied with, if the adoption is of a son, यदि पुत्र adoption में करना है, the adoptive father, ये जो adoptive father या adoptive mother है, by whom, जिसके द्वारा adoption में लिया जा रहा है, is made not have a हिंदू सन, उनके पास कोई हिंदू पुत्र नहीं होना चाहिए, ना ही सन, ना ही हिंदू पोता होना चाहिए, ना ही हिंदू पड़पोत्र होना चाहिए। इनमें से यदि कोई भी है तो उनको पुत्र गोद में नहीं दिया जाएगा। ले सकते हैं। हाँ, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन, या तो अपनी, अब बेसिकली क्या है, उनको पोता है लेकिन पोता भी उनके पास बायोलॉजिकल नहीं है, पोता उनके पास कैसे है, अडॉप्शन से है, तो वो भी अपने लिए अडॉप्शन में सन नहीं ले सकते, ठीक हो गया। चलो जी, नंबर 2,
यदि अडॉप्शन में लिया जा रहा है किसी पुत्री को, तो अब अडॉप्टिव फादर या फिर मदर को, जो भी अडॉप्शन में ले रहे हैं, उनके पास पुत्री नहीं होनी चाहिए, पोती नहीं होनी चाहिए। ये पोती या फिर पुत्री चाहे लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से हो या फिर अडॉप्शन से हो। यानी अब सीधा सिंपल सवाल आएगा, क्या 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 एक बंदा एक के बाद एक करके क्या दो बेटे गोद ले सकता है? ठीक है ना, कंडीशन ठीक नहीं, ठीक है ना, सही। फिर उधर देखते हैं बॉलीवुड में, एक प्राणी आता है वहां पे, ठीक है ना, अधर्मा प्रोडक्शन का मालिक, है ना। हाँ हाँ हाँ, कौन? उसने अडॉप्ट मेरे को पता नहीं, नवतेज किया एक साथ जो दो नाम कर है। सकते हैं, उसने तो 3 करे हुए। कर सकते हैं। ब्लॉन्ड है वो, अंग्रेजों के बच्चे गोद करता है भैया, वो हिंदुस्तानी बच्चे गोद नहीं करता, ये इंडियन। उसकी मूवी भी ऐसे इसलिए अंग्रेजी टाइप की होती है, एक लड़का लड़की अजीब सी गंदी सी यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं, मैं डांस भी हो रहा हूँ, मैं प्रोम नाइट भी हो रही हूँ, मैं पार्टी भी हो रही हूँ, मैं नशे पत्ते भी, सब कुछ, पढ़ाई नहीं हो रही बस उसमें। ठीक हो गया, बेचारे का दिमाग खराब हो। चलो, किसी को ज्यादा नहीं पूछते, चलो आगे आ जाओ। नंबर 3, यदि अडॉप्शन करी जा रही है किसी मेल के द्वारा और किसकी, किसी फीमेल की, तब अडॉप्टिव फादर इज एटलीस्ट 21 ईयर ओल्ड, 21 साल बड़ा होना चाहिए। 4 के अंदर भी ऐसे ही है, यदि अडॉप्शन करी जा रही है किसी, सॉरी, तीन तीन में था मेल, 4 में है फीमेल, ठीक है ना। नंबर 5, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल सही बात है जी। एक बच्चे के ऊपर 2 परिवार लड़ रहे हैं, हमले ऐसा नहीं। नंबर 6, द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन, इसका एक्चुअली गिवन एंड टेकन होना चाहिए बाय द पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विद देयर इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ, और इन द केस ऑफ एन अबैंडन्ड चाइल्ड और चाइल्ड हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन, फ्रॉम द प्लेस और फैमिली वेयर इट हैज बीन ब्रॉट अप टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन। एक्चुअल गिवन टेकन होना चाहिए। ये लो जी, बच्चा आपका गोदी में से लिया, ले जी उठा दिया, दूसरे गोदी में रख दिया, हो गया भैया। प्रोवाइडेड दैट, यह भी बता दिया जाता है, दैट के परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमम, ठीक है ना, जब पुत्र गोद लिया जाता था तो हवन करते थे उसको होमम, दत्ता होमम को बोलते थे, दत्तक पुत्र को, ठीक है ना। शैल नॉट बी एसेंशियल, यह जरूरी नहीं है कि वैलिडिटी इसी से ही कंफर्म हो। भाई हवन करवाया था, बालक तो गोद ले लिया, हवन करवाया था ना, भाई हमने तो नहीं करा, हमने तो कोई हवन नहीं करो, नहीं नहीं, फिर तो अडॉप्शन नहीं हुआ। भाई तू कौन है कहने वाला? लो तो बोलता है कि हवन करना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जो एक्चुअल सेरेमनी है, अगर कागज पत्थर बनने हैं, ठीक है ना, पूरी अडॉप्शन डीड बनती है, जरूरी होती है वो। एडॉप्शन डीड यस, वो जरूरी कौन है, करती है? वो तो बनेगी बनेगी, वो तो बनवानी पड़ेगी। एडवोकेट्स वगैरह। यस, हालांकि वो भी ऑप्शनल है, ध्यान रखना, रजिस्ट्रेबल मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, पर यहाँ जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि दत्ता होमम नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी अडॉप्शन को वो डिक्लेयर कर दोगे, कर सकते हैं लेकिन करता हूँ ठीक है। दत्ता होमम इज नॉट द नेसेसिटी। नेसेसिटी नहीं है, वैसे कर सकते हैं पर हाँ लोग करो, खुशी बिल्कुल, खुशी बिल्कुल करो, चलो कर लेते हैं, बिल्कुल करो। लोग को गलत भी नहीं है अगर कर लेते तो। यस क्यों किया आपने? यस यस यस, बरा इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, इफेक्ट क्या रहेगा अडॉप्शन का? एक अडॉप्टेड चाइल्ड, बच्चा हो जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि वो बच्चा है अपने अडॉप्टिव फादर मदर का सभी पर्पसेस के लिए, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, किस डेट से? लिखो, अंडरलाइन करो, फ्रॉम द डेट ऑफ द अडॉप्शन एंड फ्रॉम सच डेट ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली, और इस तारीख से उसके सारे के सारे संबंध उस बच्चे के उस फैमिली से जिसमें वो जन्मा है, और his or her birth shall be deemed to be severed, वो क्या समझ लिया जाएगा कि कट चुके हैं उसके रिश्ते अपनी फैमिली से, एंड रिप्लेस, और रिप्लेस कर दिया गया उनको जिनसे, जहाँ पे वो क्रिएट हो गया, यानी जहाँ पे वो अडोप्टिव अडोप्शन में आया है। अब उसके नेचुरल मदर फादर वो उसके माँ बाप नहीं है, वो अनजान हो गए हैं, अब ये जिन्होंने अडोप्शन लिए ये इसके असली माँ बाप हो गए हैं। प्रोवाइड दैट द चाइल्ड कैन नॉट मैरी, परंतु ध्यान रखना, ये जो बच्चा है यह शादी नहीं कर सकता है किसी बंदे से, whom ही, जिससे वो, और शी कुड नॉट हैव मैरिड, जिससे वो शादी नहीं कर सकता था, इफ ही और शी, यदि वह हैड कंटिन्यूड इन द फैमिली, जिस जिस फैमिली में उसने जन्म लिया था उस फैमिली में रह के, यानी देखो अपनी बहन से क्या वो शादी कर सकता था नेचुरल फैमिली से, अब लेट से वहां से अडॉप्शन में लेकर दूसरी फैमिली में आ गया,
क्या आप वो अपनी नेचुरल या फुल ब्लड सिस्टर से शादी कर सकता है? नहीं। ठीक है ना, देखो ये टाइज नहीं तोड़ी। ये ध्यान रखना, ये जो पुत्र को गोद देने का जो कंसेप्ट है ये ऋषियों के द्वारा बना गया है, क्योंकि एक समय पर सबसे ज्यादा ऋषि मुनि ही जो है गोद लेते थे। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता था, ये तो घरों से तो वैसे ही चले जाते थे छोटी छोटी उम्र में, जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, ये तो वैसे ही निकल गए छोटी सी उम्र में। ठीक है ना, अब बेटा मुखाग्नि नहीं देगा, पिंडदान नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए दो कंसेप्ट होते हैं, या तो अपना पिंडदान ये स्वयं ही कर लेते हैं, लेट से किसी को पता नहीं और वो भगवान की सेवा में वैसे लग गया, उसको बाद में पता लगता है तो कोई बात नहीं, वो अपना ऋण उतारने के लिए अपने किसी शिष्य को, किसी एक को जो है वो गोद में ले लेगा, किसी को अपना पुत्र बना लेगा, वो मुखाग्नि दे देगा, अगर समाधि लेनी तो समाधि कर देगा और बाद में पिंडदान यदि करना है तो कर देगा। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड, जो उस अडॉप्शन में दिए गए चाइल्ड में वेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है उसके अडॉप्शन से पहले, वो कंटिन्यू रहेगी, यानी उस बच्चे की रहेगी। ठीक है ना, इफ एनी अटैचिंग द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव्स, यस, और उस प्रॉपर्टी के साथ जो बच्चे के अंदर वेस्ट हो चुकी है अगर कुछ ऑब्लिगेशन जुड़ी हुई है तो वो ऑब्लिगेशन भी बच्चे के ऊपर आ जाएगी। सी द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन, और ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ये किसी भी बंदे को डाइवेस्ट नहीं करेगा, रास्ते से नहीं हटाएगा, ऑफ एनी स्टेट, किसी भी प्रॉपर्टी के लिहाज से, विच वेस्टेड इन हिम, जो उसके अंदर ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है, और हर बिफोर द अडॉप्शन। देखो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात सिर्फ इतनी कह रहे हैं, ये फैमिली वन, फैमिली टू, ठीक है, देखो यहां से बच्चा निकला है यहाँ गया है, बोर्ड भी देखो सामने, ठीक है जी, यहां से निकला है यहाँ गया है, सन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये यहां लिख देता हूँ बीच में, यहां से गया है यहाँ जाएगा ये, ठीक है, यहां से सारे सारे टाई टूट जाएंगे, कोई संबंध नहीं है, बट ध्यान रखना इनके पास एक डॉटर भी थी जो इसकी रियल सिस्टर है, यहाँ चला गया है और इन फैमिली का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, तो भी इसके साथ शादी नहीं रचा सकता है, मुस्लिम लोग नहीं है कि कुछ भी किसी को भी नहीं, ऐसे नहीं, ठीक हो गया, डन। दूसरा, लेट से अडॉप्शन से पहले, कब अडॉप्शन हुआ है, 1 अप्रैल 2026 को, अडॉप्शन से पहले इस फादर ने 10 एकड़ इसके नाम कर दिए, अडॉप्शन से पहले वेस्ट इसके नाम लिखवा दिए हैं, इंतकाल इसके नाम पे चढ़ चुका है जमाबंदी में, ठीक हो गया, अब ये अडॉप्शन में इधर जा रहा है, ध्यान रखना ये 10 एकड़ भी इसके साथ इधर जाए, ठीक हो गया, लेट से अगर ये इधर चलेंगे 10 एकड़ और इस फैमिली में कोई डिपेंडेंट आ गया है जो कि इस प्रॉपर्टी पर है, तो ये सन लायबल हो जाएगा, लेट से बहन, पिता मर गया, माँ पहले से ही मरी हुई थी, ठीक है ना, बेचारी बच्ची गोद नहीं ले पाया कोई, ठीक है ना, अब डिपेंडेंट है, मेंटेन करना पड़ेगा, कौन मेंटेन करेगा, इस प्रॉपर्टी से मेंटेन होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है, एस की है, नहीं नहीं, इस प्रॉपर्टी की फसल भी तो होगी, कुछ ना कुछ काम तो होता ही होगा, इनकम तो आती होगी इस प्रॉपर्टी से, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसको फिर संभालेंगे, लेट से अगर कोई चारा नहीं है, बेचनी है तो बेच के कर लो, कोई टेंशन नहीं पड़ती, ठीक हो गया, देखो सीधी सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी जमाई किसी काम की नहीं है, ना खेती हो सकती है, ना ही उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कोई काम हो सकता है, तो कोई बात नहीं, बेचनी पड़ेगी, बेच के मेंटेन करना होगा, ठीक है, कोई भी, मैं तो कह ही रहा हूँ, ठीक है ना, लेट से अगर खेती हो सकती है और भाई उसके ऊपर रूम्स वगैरह बना दिए, कुछ और बढ़िया सी फैक्ट्री फुक्ट्री बना दी, उससे इनकम होगी तो वहां से हो जाएगी, सिर्फ मेंटेन करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसकी है, डन, सिंपल, ये नहीं ले सकते गोद क्योंकि इनके पास पहले से ही डॉटर है, ठीक है ना, सिंपल, ये लो, अब क्या हुआ, इस फैमिली ने उठा के इस लड़की को यहां पे रख लिया अपने पास, ठीक है ना, कोई भी नहीं है इसका, ठीक है, इसको पता है मेरी बहन है, ठीक हो गया, अदरवाइज बहन बना के रखेगा, और हिंदू भाई हम तो बोल के भी किसी को मार बना लेते हैं, ठीक है ना, बोल के किसी को पत्नी नहीं बना सकते, उसके लिए तो पानी ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज माँ बना सकते हो, किसी को भाई बहन बना सकते हो, ठीक, इसके लिए पानी ग्रहण नहीं करना पड़ता, ये अच्छी व्यवस्था है, डन, इसके साथ शादी नहीं कर सकता, और अडॉप्शन से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी जा चुकी है तो वो प्रॉपर्टी से अलग नहीं होगी, ठीक है ना, और जिस फैमिली में ये गया है अगर इसकी अडॉप्शन से पहले अगर प्रॉपर्टी का निपटारा कर चुका है इसका पिता, सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी डॉटर की, इसकी बहन के नाम पे लिखवा चुका है, कितनी प्रॉपर्टी थी यहाँ 10 एकड़ थी, तो ये बेटा यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में से क्लेम नहीं करेगा क्योंकि इसी अडॉप्शन से पहले वेस्ट हो चुकी किसी दूसरे बंदे में, उसको डाइवर्स नहीं करेगा,
ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे राइट वो बिल्कुल असली पुत्र या पुत्री के जैसे करेंगे, जो भी अडॉप्शन में बेटे बेटा बेटी लिए दिए जाएंगे। डन। चलो आ गया वापस। तेरा राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यस, सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, टू दी कॉन्ट्रेरी, जो कि कॉन्ट्रेरी हो, एन अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव, अडॉप्शन जो है वो डिप्राइव नहीं करेगा किसी भी अडॉप्टिव फादर को, जो फादर या मदर अडॉप्शन में ले रहे हैं, ऑफ द पावर टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करें, कैसे, ट्रांसफर के जैसे, इंटरवोवस या फिर कैसे ही, या फिर बाय विल के थ्रू, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर 14, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, यस, कुछ सब केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर अडॉप्टिव मदर का कैसे पता लगा जाए। जैसे किसी हस्बैंड के पास, किसी पुरुष के पास 4 बीवियां हैं हिंदू, वो भी हिंदू है बंदा, ठीक है ना, अब उसके अंदर कौन तो उसकी अडॉप्टिव मदर बनेगी, अडॉप्टिव मदर मतलब सच्ची माँ बन जाएगी उसकी, कौन स्टेप मदर बनेगी, ठीक है ना। आओ, वेयर अ हिंदू हैज ए वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स ए चाइल्ड, शी शैल बी दी अडॉप्टिव मदर। अगर एक पत्नी है तो वो क्या कौन बनेगी, अडॉप्शन किसने लिया है, हस्बैंड ने लिया है, फादर ने लिया है, तो कौन, अडॉप्टिव मदर बन जाएगी। नंबर 2, वेयर अडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा अधिक वाइफ की कंसेंट से लिया गया है, जो सीनियर मोस्ट जो वाइफ है, ठीक है जी, वो अडॉप्टिव मदर रहेगी, और बाकी जो छोटी माएँ हैं वो स्टेप मदर्स बन जाएंगी। हाँ ये स्टार लगा लेना, हाँ, यानी जो सबसे बड़ी है वो बड़ी माँ जो है वो बन जाएगी अडॉप्टिव मदर, वो तो बन जाएगी सच्ची माँ, और जो छोटी माएँ हैं वो स्टेप मदर्स बन जाएंगी। नंबर 3, वेयर ए विडोवर और बैचलर अडॉप्ट, जहां पर कोई कुंवारा या फिर विदुर, ठीक है ना, विदुर क्या होता है, जिसकी पत्नी मर जाए, अगर वो बच्चा गोद लेता है, एनी वाइफ होम सी सब्सिक्वेंटली मैरिड, और बाद में एक वाइफ के साथ शादी कर लेता है, तो वो कौन बन जाएगी, वो डीम टू बी द स्टेप मदर और द अडॉप्ट ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड, वो स्टेप मदर रहेगी, वो अडॉप्टिव मदर नहीं बनेगी, ध्यान रखना। स्टेप मदर को अंडरलाइन करना, स्टार लगा लेना इसमें। हाँ कोई नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये लोगों को भी पता है कि जबरदस्ती की माँ नहीं दे सकते हम किसी को, अबे किस लिए अडॉप्टिव मदर नहीं, मैं तो अपना ही बच्चा पालूंगी, मैं को बांस थोड़ी दूँ, उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लिया। सेम विद फादर, भाई तूने चैरिटी कर रखी, कोई बात नहीं, मेरे सिर मत मत, मैं इसका कोई अडॉप्टिव फादर नहीं हूँ, मैं स्टेप फादर रहूंगा इसका, ठीक हो गया। चलो जी नंबर 4, जहां पर कोई विडो या फिर कोई अनमेरिड वुमन है जो बच्चा गोद ले लेती है और किसी हस्बैंड से बाद में शादी कर लेती है, तो ऐसे ही वो स्टेप फादर बन जाएगा। डन हो गया। 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल, एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया तो ध्यान रखना ये कैंसिल नहीं होगा, नो अडॉप्शन, डन, सिंपल। चलो 16, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन, ठीक है ना, प्रिज्यूम करनी है क्या, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, whenever any document registered under any law for the timing in force is produced before the court purporting to be record of adoption made in the sign by the person giving or person taking an adoption, the court shall presume, underline karo, shall presume that the adoption has been made in compliance with the provision of this act unless until contrary is proved। अगर मान लो ये अडॉप्शन को लेकर कोई भी केस कोर्ट में चला गया और किसी भी पार्टी ने एक कागज कोर्ट के सामने रख दिया कि देखो जी ये बच्चा, ये तो उसके साइन है उस फादर के जो इसका नेचुरल पिता था, ये मेरे साइन है जी, ये प्रॉपर एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग हुई है, ठीक है जी, कोर्ट प्रिज्यूम कर देगी कि सारे के सारे जो कंप्लायंस है तो कोर्ट में, ठीक है ना। अच्छा ये इसीलिए लॉयर्स कराते होंगे सर इसको, क्योंकि लोग वही एनालाइज करेंगे सारा। हाँ ऐसे तो ये कि 2 लेवल है, एक देने वाला, एक लेने वाला, चल रहा है। हाँ, अब होता क्या है, वो पूरी एक डीड तैयार करते हैं, पूरा कागज तैयार करेंगे, ठीक है ना, उसी के अंदर ही क्लोज करेंगे एक्चुअल द सेरेमनी ऑफ एक्चुअल टेकिंग एंड गिविंग, ठीक है ना, डिक्लेयर करेंगे कि इस तारीख से एक्चुअल गिविंग और टेकिंग हो गई है आज से, फिर ये डिक्लेयर करेंगे उस फैमिली से सारे रूट काट के और यहाँ पर डी रूट कर देंगे। एफिडेविट्स भी लगते होंगे। हाँ बिल्कुल सब कुछ लगता है, ठीक है ना, इस चीज का भी लगेगा कि कोई पेमेंट, हमने कोई पैसे पूसे लेने देने का नहीं करा हमने काम, ठीक है ना, सारी चीजें लिखी जाती है इसके ऑब्जर्वेशन से करती है कि दिमाग एडॉप्शन होता है। अंदर। हाँ क्योंकि ऑब्जर्वेशन चल रही होगी भाई, कोर्ट दे बच्चा मिले, साइन मिले, बच्चा है, ठीक है ना, नहीं समझा मैं। मतलब जैसे एडॉप्शन हो गया, हाँ तो ऑब्जर्वेशन का कुछ प्रोविजंस है कहीं पे? पहले बच्चा चेक करे। नहीं, जैसे बच्चा अडॉप्ट हो गया, कैसे रख दिया? जैसे एक मेल है हाँ। या फिर फीमेल ही है, हाँ या वाइस वर्सा, जो भी उन्होंने बच्चे अडॉप्ट कर लिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ अक्सर सर्कमस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, उनके लिए तो अडॉप्टिव बच्चे ही है। मान लो कि प्यूबर्टी होने लग जाए वहाँ पे,
हाँ देखो, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो जैसे बच्चों को आप पहले जो दे के देखो, ठीक है। जो पश्चिमी देश है उसके अंदर तो होता है, कोई भी बच्चा अडॉप्शन में होता है तो 6-7 महीने बच्चे को रख के देखते हैं। मान लो बच्चे का ही मन ना लगे। नहीं मतलब बच्चा तो उनको दे दिया और पीछे से उसकी वही वही ऑब्जर्व करे। वही कह रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ अच्छा कि हाँ ये ऐसी ऑब्जर्वेशन की सुविधा पश्चिमी देशों में है, वही बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है ना, कि बच्चा जो है 6-7 महीने के लिए दे दिया, ठीक है ना। बच्चे का भी चेक कर लिया कि बच्चे को माँ बाप भैया ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, कहीं एट्रोसिटी तो नहीं कर रहे, कहीं क्रूरल्टी तो नहीं कर रहे, या फिर अजीब तो नहीं है कुछ। कि वो पहुंच रहे हैं हर महीने साइन कर रहे हैं ठीक बात है ना, कर रहे हाँ। वहां पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर मान लो अगर ऐसा होता है तो फ्री है, फायर कटाओ, हैं। हाँ फिर तो क्राइम ही हो जाएगा, क्राइम मतलब ही हो गया, परिवार सीधी की सिंपल सी या बात है। मतलब अडॉप्ट कर लिया तो कर लिया, फिर कोई जाएगा बिल्कुल नहीं वो ऐसे वही केस वही है। क्राइम हो जाएगा ना, अपने बात करें बच्चों बिल्कुल की बिल्कुल, या अगर सगा बच्चा है तो वो भी करा सकता है, अडॉप्शन की तो बात ही नहीं है। ठीक हो गया। ये तो बहुत फेमस केस है, ये तो अपने फरीदाबाद का केस था। एक नार्सिसिस्ट लेडी थी, ठीक है जी। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जिनको बहुत भयानक गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही कोई नार्सिसिस्ट लेडी थी, उसको इतना गुस्सा आता था, उसने सबसे पहले तो अपने पति को जला के मारा। उसका आई विटनेस उसका सगा बेटा, ठीक है जी। अब क्या है, उसको किसी मतलब मैं यूं नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के, बट वो इंटेंशनली अंदर से उसके इतना गुस्सा आ जाता था कि वो बस उसके हाथ में जो कुछ, अगर चक्कू है तो वो चक्कू बिठा देगी। ठीक है ना, कहाँ जगह है उसकी, समाज में ओपन में जगह नहीं है उसकी, फेंको उसको जेल में। ठीक है ना। फिर किसी तरीके से अब वो क्या है, दादी से भी बिगाड़ दी, ठीक है ना, और अपने अपने माँ बाप से भी बिगाड़ रखी, कोई भी उसके घर पे आता जाता नहीं। और वो भाई साहब उस बच्चे की हालत बहुत बुरी, मैं एक केस पढ़ रहा था, उस बच्चे की हालत बहुत बुरी है। वो क्या करता है कि वो जब उसकी माँ को गुस्सा आता है, और अकेले घर में कोई नहीं, बहुत बड़ा घर, बाप को जला के मार चुकी है, ठीक है ना, उसको एक्सीडेंट, सुसाइड का एक्सीडेंट बना के वो केस रफा दफा हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं। बच्चा ऐसे कांपता है उस अकेले घर के अंदर, ठीक है जी, कई कई दिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। फिर उसकी माँ का ये भूत उतरता है, फिर वो अपने बेटे से बात करती है, ठीक है ना, आसपास पड़ोसियों को बुलाती है, अब पड़ोसियों को लगता है कि बेटा पागल है। वो किसी तरीके से अपनी दादी से संपर्क करता है, दादी को सारी बात बताता है कि दादी, मम्मी ने पेट्रोल डाल के पापा को जलाया, ठीक है ना, और पापा बहुत डरे हुए थे और मम्मी मुझे बहुत मारती है। दादी किसी तरीके से उसके अंदर, घर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग कराती है, या इंसिडेंट को रिकॉर्ड करती है, या घर के अंदर आई विटनेसेस को जो प्लांट करती है। फिर पता चलता है उसकी माँ इतना बड़ा खंजर लेके घूम रही थी। हाल ये है, उस बच्चे के हाथ पे कट्स के निशान हैं, गर्दन पे कट के निशान है। जिस दिन वो फंस जाता, वो तकरीबन 10-12 साल का बच्चा था, वो रिकवर किया उसकी माँ से, ठीक है ना। अगर 10-12 साल से पहले किसी दिन तसल्ली से फंस जाता हो तो बच्चे को काट देती वो। ऐसा तो मैंने सुना था कि हमारी मतलब मम्मी बता रही थी कि लड़का था जिसको हम बहुत मारते थे, उसकी दादी के पीछे से मारते थे। सगी माँ नहीं थी कि बाहर, सगी माँ थी, बाहर जाती और उसको कमरे में बंद कर जाती। हाँ ऐसा है, बहुत है, बहुत है, पता नहीं बोर वाली नहरों में बहुत है, कूद गया वो। बहुत है, बहुत होता है। कौन कहता है माँ ममता की मूर्त होती नहीं। हाँ बस ममता मिलती है किसी किसी को, जिसको मिलती है ठीक है, जिसको नहीं मिलती इज वेरी अनलकी। जिसकी माँ है भाई वो बहुत लकी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ढूंढे तो ढूंढा ढूंढोगे तो लैंप भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, आस पड़ोस में मिल जाएगी। अच्छे से अच्छा और सबसे अच्छा ढूंढना है तो फिर दिया लेके घूमना पड़ेगा, वो मिले ना मिले, कलयुग है ये। ठीक है ना, बहुत सारे प्रेमानंद को देखो जरा, बहुत सारे केसेस आते हैं उसके पास, वो तो एक आधे को भगा देता है, चले जाओ आप, चले जाओ, भोग करना पड़ेगा, चलो निकलो यहाँ से, ये पाप आपने जो किया है। ठीक हो गया, चलो 17, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट, ना ही पेमेंट दी जाएगी बच्चा गोद लेने देने के लिए, ना ही पेमेंट ली जाएगी बच्चा गोद लेने देने के लिए, ठीक है ना। और या फिर इनाम भी नहीं दिया जाएगा, अंडरलाइन, और रिवार्ड, इनाम भी नहीं, ये पेमेंट नहीं है जी, ये तो बस हम खुश हो गए थे, बख्शीश दे रहे थे, बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला, ठीक है ना, बख्शीश दे रहे थे।
इन कंसिडरेशन कीमत के रूप में अडॉप्शन की किसी बंदे को, एंड एनी एंड नो पर्सन शेल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवार्ड द रिसिप्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय सिक्स सेक्शन। ठीक है जी। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल अंडरलाइन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्शन टू 6 महीने, दैट इज एब्सोल्युटली लो, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है ना। एक बढ़िया क्वालिटी का बच्चा गोद दे दिया 10 करोड़ में किसी अंग्रेज को, 6 महीने के लिए अंदर चला भी गया तो भी क्या है, लोग करने लग गए। ध्यान रखना, अडॉप्शन बच्चे बेचने का पूरा रैकेट चलता था एक समय पर। ये जो नक्सलवादी होते थे ना, ये नक्सलवादी जब शुरुआत में 3-4 साल पहले जब इनकी कमर तोड़ने की शुरुआत करी गई थी, तो वहां से बहुत सारे बच्चे रिकवर करे गए थे। ये बच्चा बेचते भी थे, बच्चे बेचना, औरतें बेचना, और वहां उस जंगल के पेड़ पौधे, उस जंगल की वनस्पति और जानवरों का तो क्या ही हाल हुआ होगा। नंबर 3, नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड। हाँ, परंतु ये बता दिया जाता है कि इस सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं छेड़ा जाएगा विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट से पहले परमिशन लेने लिए बिना, और एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ठीक है ना। और या फिर कोई ऑफिसर अथोराइज है, या तो गवर्नमेंट की परमिशन लो, स्टेट की परमिशन लो, या फिर गवर्नमेंट ने, स्टेट ने कोई बंदा अथोराइज किया हो, या तो उसकी परमिशन। कोई है सर, जैसे मान लो तो ये जो बिल्कुल है। ये महिला और बाल संरक्षण ऑफिसर, हाँ, ये वेलफेयर कमीशन पड़ता है, यस, चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनकी उसके बिना नहीं। वरना अगर ये डीएम है, जज है, डायरेक्ट इनसे बोल दे तो नहीं बात होगी। हाँ, इनके जो लिंक्स होते हैं ऊपर सीधा, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर रहती है महिलाओं के लिए, वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकती है, डायरेक्ट जज से मिल सकती है, उसको अपनी व्यथा बता सकती है। इनमें जो पार्टी है उसको नहीं पता किसको प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, कहाँ बैठा होगा, हम्म, डीएम को सबको पता है, कोर्ट सबको पता है, लेमन को हाँ वो पहुंच के बता दिया, हाँ, बिल्कुल ऑफेंस है, आप इसकी एफआईआर कटेगी। थाने में कट जाएगी। यस, एफआईआर कटेगी। बच्चा गोद लिया, अरे इन्होंने पैसे लिए, ये बच्चा बेच रहे हैं। फिर जो पुलिस अथॉरिटी है वो करती रहेगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर से संपर्क करिए। हम्म, ठीक है ना, वो करती रहेगी, जो प्रोसीजर है फिर वो पुलिस फॉलो करवा लेगी। ठीक है ना। डन हो गया, सिंपल। क्या बच गया? पूरा एक्ट हो गया। गार्जियनशिप का कर लें, गार्जियनशिप का निपटा लें। बैठा नहीं जा रहा, बैठे बैठे पैर में आ रहा, अलग अलग क्या गले दिला, चोट तेरे लगी क्या हुई है। गले बता तू। हाँ, खून आए हुए थे, ओ मैंने ले तेल ले नहीं ले, लगाते। तो दवाई ले ले तू पहले। हाँ,